नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स और ये है बेस्ट 100 एमसीक्यूज का कंपाइलेशन फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी 2021 के यूनियन बजट 2021-22 के हिसाब से एफडीआई लिमिट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट हाल ही में 49% से 74% कर दी गई है। इसमें से किस सेक्टर के लिए? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, इंश्योरेंस सेक्टर। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का आर्टिकल है, यूनियन बजट 2021 एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर हाइट मतलब बढ़ा दी गई है टू 74%। ये सब हम प्राइमरली इसलिए कर रहे हैं ताकि इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। इंडिया माना जाता है कि वन ऑफ द लीस्ट इंश्योर्ड कंट्रीज है, बहुत कम लोगों के पास यहाँ पे इंश्योरेंस है, तो इंडिया में बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का। और हाल ही में ये डेटा भी सामने आया है कि लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में है 3.6% ऑफ द कंट्री जीडीपी। ये ग्लोबल एवरेज के हिसाब से बहुत कम है, ग्लोबल एवरेज है 7.13%। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ही साल पहले, करीब 6 साल पहले, सरकार ने 2015 में एफडीआई कैप बढ़ाया था इंश्योरेंस सेक्टर में 26 से लेकर 49% में। तो आप कह सकते हैं सरकार जल्द से जल्द चाहती है कि यहाँ पर विदेशी निवेशक आए और हमारा इंश्योरेंस सेक्टर और ज्यादा ग्रो करे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि बहुत ही जल्द जो स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज इंडिया में सेटअप किया जाएगा, इनमें से कौन होगा उसका रेगुलेटर? जी हाँ, यूनियन बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने यह कहा है कि स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज जल्द ही इंडिया में बन जाएगा और इनमें से ऑप्शन सी, सेबी होगा इसका रेगुलेटर। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मुंबई में, याद रख लेना, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। सेबी इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। और यहाँ पे आप देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, फाइनेंस मिनिस्टर नेम्ड सेबी एज रेगुलेटर ऑफ प्रपोज्ड स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मगर अभी के लिए बस याद रख लो, किसी भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि 2021 के यूनियन बजट में कितने पिलर्स की बात की गई है, कितने स्तंभों की यहाँ पर बात की गई है। ये है यहाँ पे आपके ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, 6 पिलर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, 6 पिलर्स की यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी है। और ये 6 पिलर्स कौन कौन से हैं? देखो, 6 पिलर्स के बारे में भी याद रख लेना, काम आ सकता है। ये पूरा जो बजट है इस बार का इन 6 पिलर्स के इर्द गिर्द ही बनाया गया है। पहला तो है हेल्थ एंड वेल बीइंग, फिर है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रा, फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल है, उसके बाद इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और फाइनली मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। और आप देखेंगे पूरे बजट में इसका मेंशन है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है आपसे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बजट 2021 में बात की गई है कि भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी बनाए जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि बजट 2021 के हिसाब से कितने नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इंडिया में बनेंगे। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, 4। जी हाँ, बजट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं रिगार्डिंग हेल्थ। इन्होंने पहले तो ये कहा है कि सेटअप किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ। ये हम सेटअप करेंगे WHO के साथ मिलकर, और ये पूरा साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया रीजन कवर करेगा। ये भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पर सरकार आई एम श्योर बहुत ही जल्द और डिटेल्स निकालेगी, तब मैं आपके लिए एक अलग से वीडियोस पे बना दूंगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज बनेगी, फिर 4 बनेंगे रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में क्या काम होता है? देखो, वायरोलॉजी एक साइंस होती है जहां पर हम स्टडी करते हैं वायरसेस को, और ये सब इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अंडर पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। सुपर इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यूनियन बजट के हिसाब से उज्ज्वला स्कीम में कितने ज्यादा और बेनिफिशरीज ऐड किए जाएंगे। जी हाँ, उज्ज्वला स्कीम आपको पता होगा जहां पे ऑलरेडी 8 करोड़ बेनिफिशरीज ऐड हो चुके हैं। ये बेनिफिशरीज हैं बिलो पावर्टी लाइन फैमिलीज, उनको यहां पर फ्री में दी जाती है LPG कुकिंग गैस। तो यहां पे आपको बताना है कि इसका जो एक्सटेंशन होगी इसमें कितने सारे और बेनिफिशरीज ऐड किए जाएंगे। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, 1 करोड़। जी हाँ, ये बजट की एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। टोटल 1 करोड़ बेनिफिशरीज और ऐड किए जाएंगे टू द उज्ज्वला स्कीम। और इसके अलावा एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की भी बात चल रही है जो बनाई जाएगी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल भी है, उज्ज्वला स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू 1 करोड़ मोर बेनिफिशरीज। तो टोटल यहाँ पे हो जाएंगे 9 करोड़। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस आसियान देश में
मिलिट्री ने पावर सीज कर ली है, मतलब छीन ली है सिविलियन गवर्नमेंट से, और 1 साल के लिए अनाउंस कर दी है इमरजेंसी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ये टॉपिक बहुत हद तक न्यूज़ में भी है और यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी, म्यांमार। इस टॉपिक पर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी, वो आप वर्ल्ड अफेयर्स पे देख लेना। उसमें मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, म्यांमार का क्या इशू है। अभी के लिए यहाँ पर ये जान लो कि म्यांमार है एक आसियान देश और म्यांमार की करेंसी है क्यात, KYAT, क्यात। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और म्यांमार आसियान के अलावा ईस्ट एशिया समिट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, बिम्स्टेक, इन सब ग्रुप्स का भी मेंबर है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री म्यांमार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड, ये मोबाइल ऐप्स हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा ने लॉन्च करी है ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप्स, और इन ऐप्स को लॉन्च किया गया है ताकि ओडिशा में जो ग्रीनरी है ये इन द फ्यूचर और बड़े अवेयरनेस जागे अबाउट ग्रीनरी। और मैं आपको ये बता दूं कि 2019 के फॉरेस्ट सेंसस के हिसाब से ओडिशा में 4th हाईएस्ट आपको मिलेगा फॉरेस्ट कवर, वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया में भी बहुत सारा फॉरेस्ट कवर है। इंडिया इज वन ऑफ द 10 मोस्ट फॉरेस्ट रिच कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ओडिशा के सीएम की ट्वीट है नवीन पटनायक की, टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, ओडिशा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मो जंगल, माई ओडिशा फॉरेस्ट एंड नो योर जंगल ऐप्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सी इंडियन प्राइवेट कंपनी होगी जो बहुत ही जल्द इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा क्योंकि इससे पहले किसी भी प्राइवेट कंपनी ने इंडिया में एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, द टाटा ग्रुप। जी हाँ, टाटा ग्रुप ने हाल ही में लाइसेंस एक्वायर कर लिया है एक जर्मन कंपनी से, और ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे एक फाइटर प्लेन को। इस सब के अलावा ये लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करें F-21। इसके लिए भी सरकार राजी हुई नहीं है। गवर्नमेंट अगर ऑर्डर देती है F-21 के लिए तो टाटा ग्रुप लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर ये भी मैन्युफैक्चर करेंगे। मगर अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि टाटा ग्रुप के बहुत बड़े प्लान्स हैं रिगार्डिंग इंडियन डिफेंस, और मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक पर भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में अपना कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 1 फरवरी को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 45th। यहाँ पे आप देखेंगे इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया कोस्ट गार्ड को ऑन देयर 45th रेजिंग डे, द नेशनल कोस्ट गार्ड। और इनका काम यह है ऑब्वियसली कि इंडिया का जो भी कोस्टल एरिया है इसको गार्ड करना फ्रॉम एनिमी, और इसकी शुरुआत हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की 1977 में। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से डच नोबेल लॉरिएट है जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, जिन्होंने कॉइन करी थी टर्म एंथ्रोपोसीन, और इन्होंने दुनिया को वार्निंग दी थी ओजोन होल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका कंट्रीब्यूशन भी मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा है इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, पॉल जोसेफ क्रोटसन। इन्होंने मिलकर 2 और साइंटिस्ट के साथ दुनिया को बताया था कि जो धरती की ओजोन लेयर है, आपको पता होगा धरती के आसपास एक ओजोन लेयर है जो सन की हार्मफुल रेज से हमारी स्किन को बचाती है। अगर धरती के आसपास ओजोन लेयर नहीं होती तो ह्यूमन बींग्स को, ऑलमोस्ट सारे ह्यूमन बींग्स को स्किन कैंसर हो जाता। तो एक टाइम पे क्या हुआ कि 1970s 80s में कुछ साइंटिस्ट ने यह डिस्कवर किया कि धरती की जो ओजोन लेयर है ये नॉर्थ और साउथ पोल में धीरे धीरे सिकुड़ रही है, और अगर जिस तरीके से हम लोग धरती को पोल्यूट कर रहे हैं तो एक टाइम पे आकर ओजोन लेयर बिल्कुल गायब हो जाएगी। इसके लिए पॉइंट यह था कि जो भी CFC एमिट हो रहा है फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स, फैक्ट्रीज, इसको हम रोकें और किसी भी तरीके से धरती की ओजोन लेयर को हम बचाएं। और इसलिए बाद में जन्म हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जिसके अंडर CFC एमिशन को कंट्रोल किया गया। और आज के समय अगर हम देखें तो धरती की ओजोन लेयर काफी हद तक हेल्दी है, और इसमें एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है अर्ली वार्निंग का फ्रॉम पॉल जे क्रोटसन। इनके बारे में नोबेल प्राइज की जो वेबसाइट है वहां पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे ये वेबसाइट है ऑफ द नोबेल प्राइज। अच्छा ये भी जान लो, नोबेल पीस प्राइज और नोबेल प्राइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, लिटरेचर, कोई और फील्ड। अगर आपको फील्ड में एक नोबेल प्राइज मिलता है तो ये मिलेगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। अगर आपको नोबेल पीस प्राइज मिलना है तो वो मिलेगा नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में। और यहाँ पे आप देखोगे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1995 ये दिया गया था 3 लोगों को। यहाँ पे आप अगर देखें ये यहाँ पे है पॉल जे क्रोटसन, मारियो जे मोलिना
और एफ शेरवुड रोलैंड। इन तीनों ने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ वार्निंग दी थी पूरी दुनिया को कि अगर हमने ओजोन होल को नहीं बचाया तो ह्यूमन काइंड बहुत सफर करेगा। तो याद रखिएगा, पॉल जे क्रुटसन की हुई है हाल ही में डेथ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और बिल्कुल ऑप्शन से आप समझ गए होंगे कि इस बार एक इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया गया है एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा। सो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, भाव्य लाल। याद रखिएगा, ये मैं कहूँगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी, बैंक, यूपीएससी, इवन किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वॉशिंगटन डीसी में, जो कैपिटल है यूएसए की। और यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल भी है इसको लेकर, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट भाव्य लाल अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। यहाँ पर देखो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7। जी हाँ, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स हम एस्टैब्लिश करेंगे इन इंडिया। इससे क्या होगा कि एक जगह में हम बहुत ही आसानी से जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट चाहिए हमको ये टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, इनका हम ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगे। और ओवरऑल इंडिया में इससे इन द फ्यूचर टेक्सटाइल और ज़्यादा मास प्रोड्यूस हम कर पाएंगे, जिससे इंडिया बनेगा एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल आइटम्स। और उम्मीद हमको यहाँ पर यह है कि एक बार जब ये पार्क बन जाएंगे तो बहुत सारे बड़े जो टेक्सटाइल ब्रांड्स हैं दुनिया भर में, जर्मन टेक्सटाइल ब्रांड्स, इटालियन टेक्सटाइल ब्रांड्स, ये इंडिया में आके करेंगे इन्वेस्टमेंट और इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया भर में अपने टेक्सटाइल आइटम्स बेचेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। टोटल 7 ओपन किए जाएंगे ऐसे इन इंडिया आने वाले 3 साल में। और यहाँ पे आप देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, बजट्स टेक्सटाइल बूस्ट 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स टू बी सेट अप इन 3 इयर्स। अब ये जान लो कि इंडिया ने ऑलरेडी सैंक्शन कर रखे हैं 59 टेक्सटाइल पार्क्स। टेक्सटाइल पार्क्स मेगा टेक्सटाइल पार्क से काफी छोटे होते हैं और इन 59 में से 22 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी ये भी कंप्लीट होने हैं, फिर ये मेगा भी बन जाएंगे। तो माना जा रहा है कि इंडिया ओवरऑल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी में चाइना के काफी हद तक करीब आ जाएगा। सो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। ये मिशन हाल ही में किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, पंजाब हैज लॉन्च्ड दिस स्कीम। यहाँ पे आप देखोगे पंजाब सीएम लॉन्चेस हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। इससे इनका टारगेट ये है कि पंजाब में 100% पोर्टेबल पाइप्ड वाटर मिलना चाहिए सारे रूरल हाउसहोल्ड्स को मार्च 2022 तक। ये इनका टारगेट है बाय मार्च नेक्स्ट ईयर। और इस स्कीम को फंड कौन कर रहा है? इस स्कीम को फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक, उसके अलावा केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड, और स्टेट बजट मतलब कि पंजाब का स्टेट बजट। और पंजाब के गवर्नर कौन है? पंजाब के गवर्नर हैं श्री वीपिंग सिंह बदनौर और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं श्री अमरिंदर सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में बजट 2021 के हिसाब से इंडिया की पहली अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट गगनयान मिशन के अंडर कब शेड्यूल की जाएगी, मतलब कब ये होगी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, दिसंबर 2021। देखो गगनयान मिशन के अंदर आपको पता होगा कि प्लान ये है कि बहुत ही जल्द हम इंडियन नेशनल्स को लॉन्च करेंगे अंतरिक्ष में। तो उससे पहले होगी एक अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट। इसमें कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, बस एक एम्प्टी कैप्सूल होगा। इसको हम लॉन्च करेंगे अंतरिक्ष में। और ये कब लॉन्च होनी थी इसको लेकर कुछ क्लैरिटी थी नहीं, मगर फाइनली बजट 2021 में वित्त मंत्री ने यह बात क्लियर कर दी है कि पहला अनमैन्ड लॉन्च गगनयान मिशन ये होगा दिसंबर 2021 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल किस दिन को? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 2 फरवरी। जी हाँ, 2 फरवरी को एवरी डे हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और इस बार के वेटलैंड डे का थीम क्या है? इस बार के वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। इसके ऊपर यूएन ने एक बहुत ही अच्छी पोस्ट भी डाली है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये यूएन की ट्वीट है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि पिछले 100 साल में दुनिया में 70% जो नेचुरल वेटलैंड्स थे ये हम खो चुके हैं। वेटलैंड होता क्या है? एक मान लो एक पीस ऑफ लैंड है, वहां पर ज्यादातर या फिर ऑलमोस्ट ऑलवेज आपको पानी मिलेगा। अगर पानी पड़ा रहता है तो धीरे धीरे वो लैंड बन जाता है एक वेटलैंड। और यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने ये लिखा है अपनी पूरी, यहाँ पर ये बाय द वे एग्जांपल है एक वेटलैंड का। इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि जिस तरीके से पानी की कंजम्पशन बढ़ी है, 6 गुना हो गई है पिछले 100 साल में,
उसकी वजह से हमने ये देखा है कि वेटलैंड्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं और इस तरीके से ह्यूमन बींग्स वाटर को रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं। और अभी भी अगर हम देखें तो पानी की जो डिमांड है ये 1% इंक्रीज करती है हर साल। तो इसलिए पानी ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट है, पानी को कंजर्व करना काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि वेटलैंड्स भी कंजर्व रहें। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस स्टेट ने जीती है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द विनर ऑफ, यहाँ पे आप देखोगे इस पे ट्वीट है ESPN क्रिक इन्फो की, तमिलनाडु चैंपियंस ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फॉर द सेकेंड टाइम। और तमिलनाडु टीम के कैप्टन थे यहाँ पर दिनेश कार्तिक। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टूर्नामेंट से रिलेटेड है? यह है एक T20 टूर्नामेंट से रिलेटेड और इसको ऑर्गेनाइज करता है BCCI। टोटल पार्टिसिपेटिंग टीम होती है यहाँ पर 38। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में बजट 2021-22 में कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है डीप ओशन मिशन के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 4000 करोड़ रुपए। जी हाँ, डीप ओशन मिशन में हम क्या करेंगे कि ओशन को हम प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे, इसमें रिसर्च करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे आर ओशन इज ए स्टोर हाउस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज टू बेटर अंडरस्टैंड दिस रेल्म। ओशन को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम लॉन्च करेंगे डीप ओशन मिशन विद अ बजट आउटले ऑफ मोर देन 4000 करोड़ रुपए आने वाले 5 साल के लिए। और इसमें आपको दिखेगी एक मैसिव कोलैबोरेशन। इसमें देखो इसरो, DRDO, CSIR, DBT, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मिलकर काम करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और जो ये डीप ओशन मिशन है ये एक्चुअली एक लार्जर पार्ट है ऑफ द ब्लू इकोनॉमी जिसको डेवलप करने का प्लान है बाय 2030। और दुनिया में बाय द वे गिने चुने देश हैं जिनके पास एक प्रॉपर डेडिकेटेड मिशन है टू अंडरस्टैंड दी ओशन। और उन कंट्रीज की लिस्ट में अब इंडिया भी आ चुका है। बाकी देश हैं यहाँ पर US, फ्रांस, जापान, रशिया और चाइना। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि शिवालिक आर्बोरेटम हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है किस राज्य में। ये है आपकी यहाँ पर ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में आएगा कि ये आर्बोरेटम बेसिकली होता क्या है। आर्बोरेटम एक टाइप का बोटेनिकल गार्डन होता है जहाँ पे फोकस होता है सिर्फ ट्रीज पर, वेरियस स्पीशीज ऑफ ट्रीज पर। तो शिवालिक आपको पता होगा एक अपने यहाँ पे माउंटेन रेंज है, तो वहाँ पर जो भी यूनिक स्पीसीज ऑफ ट्रीज हैं उनको इकट्ठा किया गया है इस आर्बोरेटम में। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आर्बोरेटम बेसिकली होता क्या है, ये भी याद रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है 2020 को एज वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। ये इसलिए काफ़ी न्यूज़ में भी है। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी मैड्रिड। यहाँ पे आप देख पाएंगे UN वर्ल्ड टूरिज्म डे कंफर्म्स 2020 एज वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। टूरिज्म के हिसाब से आप अगर देखो तो मेरे ख्याल से ह्यूमन हिस्ट्री में इससे ज्यादा 72 साल आपको देखने को नहीं मिला होगा, जहां पर ग्लोबल टूरिज्म 74% कहा जा रहा है कि गिर गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो याद रखिएगा WTO को फॉर्म किया गया था 1975 में और ये हेडक्वार्टर्ड है मैड्रिड में। मैड्रिड आपको मिलेगा स्पेन में। सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल किस तारीख को। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शन और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 12 फरवरी को था नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। और ये नेशनल प्रोडक्टिविटी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देखोगे इंडिया में वेरियस जो कंपनीज हैं वो बात करती हैं कि अच्छी हैबिट्स कैसे होती हैं, किस तरीके से ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हो, प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, रेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने इस पर एक अपनी पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरीके से आप देखोगे बहुत सी कंपनीज ने ये अपने सजेशन दिए हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो। टेक अ ब्रेक, वन स्टेप टास्क गोल एट ए टाइम, ऑलवेज प्लान अ डे, मोबाइल डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है और काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा 12 फरवरी मतलब नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। और ये भी याद रखिएगा कि जिस तरीके से नेशनल प्रोडक्टिविटी डे होता है 12 फरवरी को, एक नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक भी है, ये चलती है फ्रॉम 12th to 18th फरवरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किसके अंडर हम ऑब्जर्व करते हैं, देखो इसको प्रमोट करता है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। जी हाँ, NPC ये भी एग्जिस्ट करता है और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे नई दिल्ली में। और अभी के लिए NPC के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट हैं श्री पीयूष गोयल जो मिनिस्टर हैं ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन बहुत ही जल्द बन जाएगा अगला डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये हैं यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, अजय माथुर बनने वाले हैं अगले डीजी ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये फोटो है अजय माथुर जी की, और बाय द वे ये एक टाइम पर चीफ थे इंडियन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के, और इन्हीं के कार्यकाल में जो स्टार रेटिंग सिस्टम होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने कभी फ्रिज देखा होगा, एसी, टीवी, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं, वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी बार स्टार्स होते हैं, 3 स्टार 4 स्टार, वहां पे लिखा होता है एनर्जी सेविंग स्टार। तो जो ये कॉन्सेप्ट है इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस कराया था अजय माथुर जी ने। तो ये काफ़ी एक वेल नोन नेम है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, और इन्होंने ओवर द इयर्स बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश किए हैं। और जब 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आइडिया डिस्कस किया जा रहा था इंडिया और फ्रांस के बीच में, तब भी इन्होंने भारत सरकार को काफ़ी गाइड किया, अपनी एडवाइस दी कि किस तरीके से आईएसए को बिल्ड करना चाहिए। और ये भी जान लो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में वो कौन सी इंडियन शॉर्ट फिल्म है जो पहुंच गई है टॉप 10 की लिस्ट में फॉर द ऑस्कर्स। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, बिट्टू। ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है ऑल इंडिया रेडियो का, इंडियन फिल्म बिट्टू शॉर्ट लिस्टेड इन ऑस्कर्स लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। ये है इस फिल्म का पोस्टर यहाँ पे। और इस बार इंडिया की जो ऑफिशियल एंट्री थी जलीकट्टू, जो हमने भेजी थी फॉर दी ऑस्कर्स, ये यहाँ पे ऑस्कर की जो इंटरनेशनल फीचर फिल्म की शॉर्टलिस्ट है वहां पर नहीं पहुंच पाई। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने इनमें से किसके साथ पार्टनरशिप करी है इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग के लिए। बाढ़ कब आ सकती है, कहाँ पे उसके आसार ज्यादा हैं, उसके बारे में डेटा यहाँ पे मिलेगा जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, इनमें से एक स्पेस एजेंसी द्वारा। तो इसके लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर ने पार्टनरशिप करी है विद यूके स्पेस एजेंसी। जी हाँ, इनके साथ इन्होंने करी है पार्टनरशिप, और फ्रेमवर्क के अंडर अर्थ ऑब्जर्वेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके ये लोग बताएंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर फ्लडिंग की इन द फ्यूचर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, जम्मू कश्मीर जॉइंट्स हैंड्स विद यूके स्पेस एजेंसी फॉर इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग। अब यहाँ पे आप पूछेंगे इसरो का यूज क्यों नहीं किया। देखो, इसरो का भी डेटा ऑब्वियसली इनको मिलेगा ही, ये इन्होंने आप कह सकते हैं एडिशनल डेटा के लिए पार्टनरशिप करी है विद यूके स्पेस एजेंसी। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसरो पे ही आ गए हम, अगला क्वेश्चन इसरो का ही है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन से इसरो के सेंटर में इसरो ने टेस्ट करी है 2 सैटेलाइट्स जो कंप्लीटली डेवलप करी गई है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर द्वारा। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, UR राव स्पेस सेंटर में पहली बार प्राइवेट सैटेलाइट्स को टेस्ट किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, 2 सैटेलाइट्स हैं 2 इंडियन स्टार्टअप्स द्वारा, एक है स्पेस किड्स इंडिया और दूसरा है पिक्सल। इनको हाल ही में टेस्ट किया गया था एट द UR राव सैटेलाइट सेंटर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन बेंगलुरु। और UR राव स्पेस सेंटर को एस्टैब्लिश किस साल में किया गया था? इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1972। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये लड़ेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ UN सेक्रेटरी जनरल। संयुक्त राष्ट्र में आपको पता होगा जो चीफ की पोस्ट है, जो सबसे ऊंची पोस्ट है, ये है UN सेक्रेटरी जनरल की। तो हाल ही में क्या है कि ऑप्शन ए आकांक्षा अरोरा, इन्होंने ये बोला है कि ये कैंपेन स्टार्ट करेगी। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये UN में ही काम करती है एज एन एम्प्लॉई। और इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि एंटोनियो गुतेरेस सही तरीके से UN को चला नहीं रहे। इन्होंने ये कहा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं खुद UN को लीड करूँ। इनकी एज है सिर्फ 34। और इन्होंने एक कैंपेन हाल ही में लॉन्च किया है सोशल मीडिया पे, अरोरा फॉर सेक्रेटरी जनरल। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है NDTV का, इंडियन ओरिजिन आकांक्षा अरोरा 34 ईयर्स ओल्ड अनाउंसेस हर कैंडिडेसी टू बी UN चीफ। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने ये अनाउंस किया है कि ये सेटअप करेंगे एक बहुत ही अनोखा म्यूजियम डेकॉइट्स की लाइफ पर। अब देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस म्यूजियम में जो फेमस डेकॉइट्स हैं, फॉर एग्जांपल फूलन देवी और वेरियस और डेकॉइट्स हैं, इनकी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे मेन फोकस होगा कि पुलिस को कितने बलिदान देने पड़े इन डेकॉइट्स को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये जो यूनिक म्यूजियम है ये बनाया जाएगा
मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये बनाएंगे एक म्यूजियम दैट विल हैव ट्रेसेस ऑफ सम ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डेकॉइट्स। और ये बनेगा भी कहां पर? ये बनेगा चंबल नदी के किनारे पर, नेबरिंग द भिंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और इस म्यूजियम की बताया जा रहा है कि सबसे अट्रैक्टिव आप कह सकते हैं आइटम होगी गन यूज बाय फूलन देवी और टेप रिकॉर्डर जो एक टाइम पे यूज किया जाता था बाय निर्भय गुज्जर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, याद रखिएगा, कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड रेडियो डे ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल किस दिन को? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी 13 फरवरी। और इस बार के वर्ल्ड रेडियो डे का थीम क्या है? थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। और वर्ल्ड रेडियो डे हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था फ्रॉम 2012। यूनेस्को ने कहा कि इसको 2011 से स्टार्ट करते हैं, बाद में यूएन जनरल असेंबली में इसको अडॉप्ट किया गया था इन 2012। और यहाँ पे आप देखोगे ये ट्वीट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यहाँ पर कह रहे हैं कि चलिए सेलिब्रेट करते हैं आचार्य जगदीश चंद्र बोस को ऑन वर्ल्ड रेडियो डे। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं वेट, रेडियो की इन्वेंशन तो किताबों में लिखा होता ज़्यादातर मार्कोनी ने करी थी, तो जगदीश चंद्र बोस को सरकार क्यों सेलिब्रेट कर रही है? क्योंकि देखो इनको कहा जाता है द फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। कभी गूगल करना, सबसे पहला नाम यहाँ पे सामने आएगा आचार्य जगदीश बोस का। इन्होंने वो रिसीवर, वो वेव रिसीवर इन्वेंट किया था जिसको मार्कोनी ने यूज किया था पहला रेडियो बनाने के लिए। तो इसलिए ये इनका यहाँ पे जो योगदान है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन कनेक्शन है वर्ल्ड रेडियो डे का, तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और यहाँ पे आप देख पाएंगे मोदी जी भी यहाँ पर इस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसने अनाउंस किया है कि ये फॉर्म करेंगे एक नई CAPF बटालियन जो होगी नेम्ड आफ्टर नारायणी सेना। यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी अमित शाह। अमित शाह ने यह कहा है कि नारायणी सेना के नाम से CAPF की बटालियन ये बनाएंगे। CAPF क्या होता है? CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, और ये पुलिस फोर्सेस आती हैं सीधा गृह मंत्रालय के अंडर, जहां पर मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि नारायणी सेना जो फेमस वॉरियर्स थे ऑफ द स्टेट ऑफ कूच बिहार, इन्हीं के नाम पर ये अपनी एक नई बटालियन यहाँ पे ओपन करेंगे। तो काफी हद तक ये न्यूज में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन हर जगह आपको मिलेगा। अब देखो टेस्ला इंडिया में आ चुका है, ये सबको पता था, मगर अब ऑफिशियली हमको ये पता लग गया है कि ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी करने वाले हैं। पहले बस ये लग रहा था कि हो सकता है कि इंडिया में बस ये गाड़ी बेचने के लिए आ रहे हैं। अब कंफर्म हो चुका है कि ये इंडिया में कार भी मैन्युफैक्चर करेंगे, और ये कंफर्म किया है इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने। आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि टेस्ला बनाएगा अपनी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एक प्लांट बेसिकली बनाएगा किस राज्य में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी कर्नाटका। यहाँ पे आप देखेंगे टेस्ला टू सेटअप इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कर्नाटका, ये कंफर्म किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका येडियुरप्पा ने। ये बहुत बड़ी बात है, और ये एक मैं कहूँगा ह्यूज बूस्ट है फॉर मेक इन इंडिया। देखना होगा कि कितनी कार्स यहाँ पे बनाएंगे, क्या इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस तरीके से काम करेगा, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। बट ओवरऑल ग्रेट न्यूज फॉर मेक। हाल ही में इनमें से किसने डिक्लेयर किया है कि ये डेवलप कर रहे हैं एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट? पहली बात तो हाई एल्टीट्यूड, इसका मतलब होता है काफी ऊंचाई वाली। और जो ये शब्द है यहाँ पर PSEUDO, इसको हम पेसूडो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर P साइलेंट होता है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे सूडो। और सूडो का मतलब होता है नकली। अगर मान लो कोई देश है, वहाँ पर डेमोक्रेसी बस नाम की है, इंटरनली डेमोक्रेसी है नहीं, तो उसको आप कह सकते हैं एक सूडो डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर क्या क्या कंपनी ने कहा है कि ये एक सैटेलाइट जैसी एक चीज़ बनाएंगे जो हाई एल्टीट्यूड पे होगी, मगर वो कंप्लीटली एक सैटेलाइट होगी नहीं। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट दी है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे अरूप चैटर्जी जो डायरेक्टर हैं ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हॉल, इन्होंने स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ओपनली ये कहा है कि हम डेवलप कर रहे हैं एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विद एक स्टार्टअप कंपनी। ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है, ऐसी चीज़ इससे पहले आपने कहीं देखी होगी, किसी भी और देश ने इसको अभी डेवलप किया नहीं है। ये सोलर पावर से चलेगी और ये उड़ेगी एट ए हाइट ऑफ 70,000 फीट, 2 से लेकर 3 महीने तक। तो आप यही कह लीजिए ये काम काफ़ी हद तक सैटेलाइट जैसा करेगी, मगर सैटेलाइट जिस ऊंचाई पर जाती है धरती के सरफेस से, आप कह सकते हैं 400 से लेकर 500 किलोमीटर दूर,
उतनी दूर ये नहीं जाने वाली। ये मैक्सिमम धरती के सरफेस से करीब आप कह सकते हैं 21-22 किलोमीटर ऊपर होगी और ये सर्वेलेंस करने में हेल्प करेगी और इसका हम बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है HAL टेक्स लीप ऑफ फेथ टू डेवलप अनमैन्ड सूडो सैटेलाइट दैट कैन फ्लाई अनमैन्ड फॉर अप टू 3 months। और HAL आजकल बहुत न्यूज में है, तो इससे भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि HAL के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बेंगलुरु में। बेंगलुरु राजधानी है कर्नाटका की। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ये आजकल न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि USA के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि ये वापस UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, ट्रंप सरकार के अंडर USA ने ये काउंसिल छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि जो ये काउंसिल है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी, जनेवा। जनेवा आपको कहाँ पे मिलेगा? जनेवा आपको मिलेगा इन स्विट्जरलैंड। और जो ये ऑफिस मैप में कहाँ पे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यह एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यूरोप की तरफ अगर हम बढ़े यहाँ पर तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, एक मिनट आपके लिए मैं जो ये बॉर्डर्स है ये ऑन कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है एक लैंडलॉक देश। जनेवा इसकी एक बहुत ही फेमस सिटी है, मगर स्विट्जरलैंड की कैपिटल नहीं है जनेवा। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल की जो बॉर्डर है यहाँ पे आपको मिलेगा जनेवा। और यहाँ पे है ये ऑफिस। देखिए ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है UN का, ये बहुत न्यूज़ में रहता है। ये काफ़ी रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं रिगार्डिंग कश्मीर इशू और भी इश्यूज़ को लेकर। हाल ही में इनकी स्टेटमेंट भी आई है कि इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनको प्रोटेस्ट करने की फ्रीडम होनी चाहिए। और जो बाइडेन ने अब यहाँ पर ये कहा है कि US वापस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ज्वाइन करेगा ऑफ द UN। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे कि होप जो है अपने आप में एक मार्स मिशन, ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। आपको ये बताना है कि ये मिशन किस कंट्री को बिलोंग करता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है अगर आप पिछले 3-4 महीने से करंट अफेयर्स प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जी हाँ, आज के समय मार्स की तरफ 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशंस बढ़ रहे हैं। एक तो है नासा का परसेवरेंस मिशन, फिर है चाइना का Tianwen-1 मिशन और उसके बाद होप मिशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और आने वाले कुछ दिनों में बहुत सी आपको इमेजेस दिखेगी मार्स की। ये तीनों मिशंस इकट्ठा ही बहुत सारा डेटा भेजेंगे अर्थ को ऑफ मार्स। और मैप में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि UAE है कहाँ पर। यहाँ पे आप देखोगे सऊदी अरेबिया के साथ ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कैपिटल है यहाँ पर अबू धाबी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के होप मिशन की ऑफिशियल वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इनके लिए बहुत ही बड़ा मिशन है। और बाय द वे ये जो लॉन्च है ऐसा नहीं है कि UAE ने इसको लॉन्च किया था, इसको लॉन्च किया है जापान ने। जापान की एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने ये सैटेलाइट लॉन्च करी है और ये सैटेलाइट बनाई गई है इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद सब जापानीज साइंटिस्ट एज वेल। और याद रखिएगा कि होप है पहला अरब मिशन टू मार्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि वो कौन से टेनिस लेजेंड है जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। इन्होंने ओवर द ईयर्स बहुत सारे टेनिस स्टार्स को ट्रेनिंग दी है, खुद भी ये एक अर्जुना अवार्डी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, अख्तर अली। जी हाँ, अख्तर अली का देहांत हो चुका है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने यहाँ पे कहा है इन द मेमोरी ऑफ अख्तर अली। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन 8 डेविस कप टाइज अगेंस्ट पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान, मैक्सिको, जापान, मोनाको। इंटरनेशनली भी इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बहुत बार। मलेशिया की जो टीम है टेनिस टीम, उसके ये कोच भी रहे थे और इनका कोचिंग इन्फ्लुएंस रहा है बहुत से प्लेयर्स पे, इंक्लूडिंग विजय अमृतराज, आनंद अमृतराज, लियांडर पेस और सोमदेव देववर्मन। तो काफ़ी बढ़िया पर्सनालिटी थे इन द वर्ल्ड ऑफ टेनिस एंड ही इज़ नो मोर। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अनाउंस किया है एक यूनिक 16 डिजिट का कोड, इनमें से क्या आइडेंटिफाई करने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, लैंड होल्डिंग। जी हाँ, लैंड होल्डिंग मतलब कि एक आदमी की ज़मीन यहाँ पर है, प्रॉपर तरीके से अपनी ज़मीन को रजिस्टर करने के लिए यूपी सरकार ने लॉन्च किया है एक 16 डिजिट का यूनिक कोड, ताकि लोग गलत तरीके से किसी और की ज़मीन पर दावा ना कर पाए।
इससे पहले आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले यूपी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसके अंडर इन्होंने ये कहा था कि जो भी लैंड डिस्प्यूट्स हैं ये खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट है और जो रूरल एरिया ना यूपी का, वहां पे काफी बड़ा इशू रहता है कि लोगों के बीच में काफी डिस्प्यूट है, मतभेद है कि जमीन किसकी है, किसको बिलोंग करती है, और जब तक ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होंगे नहीं, काफी जगह देखो डेवलपमेंट के काम हो भी नहीं पाते। तो इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने दिसंबर 2020 के आसपास लॉन्च किया था विरासत स्कीम को भी। तो इस स्कीम को चलाने के बाद अब इन्होंने लॉन्च किया है 16 डिजिट यूनिकोड। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ वो थर्ड इंडियन फास्ट बॉलर, ध्यान रखना, फास्ट बॉलर कौन से बने हैं जिन्होंने 300 विकेटें ली हैं टेस्ट क्रिकेट में। फास्ट बॉलर यहाँ पे जो श्रेणी है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा ने ये माइलस्टोन रीच किया है आफ्टर 98 मैचेस। ओवरऑल आप अगर देखो बॉलर्स की अगर हम बात करें तो ये 6 इंडियन हैं जिन्होंने 300 से ऊपर विकेटें ली हैं इन टेस्ट क्रिकेट। बाकी बॉलर्स के नाम यहाँ पे आप देख पाएंगे, अनिल कुंबले, कपिल देव, रविचंद्रन अश्विन, हरभजन सिंह और जहीर खान। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, ईशांत शर्मा बिकम्स थर्ड इंडियन पेसर टू टेक 300 टेस्ट विकेट्स। सो अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि केरला फीड्स रेगुलर, ये हाल ही में लॉन्च किया गया है केरला में एनकरेज करने के लिए, इनमें से क्या? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, गोट फार्मिंग। जी हाँ, गोट फार्मिंग को एनकरेज करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए केरला सरकार ने लॉन्च किया है केरला फीड्स रेगुलर। गोट फार्मिंग देखो अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी है, गोट से मिल्क भी मिलता है, उसके अलावा मीट भी मिलता है गोट से। तो गोट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल भी आपको मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो बर्थ एनिवर्सरी है इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सेलिब्रेट की गई थी। आपको ये बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंडिया फॉर्मर प्रेसिडेंट, ये कहां पर पैदा हुए थे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द सिटी ऑफ हैदराबाद। जी हाँ, जाकिर हुसैन पैदा हुए थे इन द सिटी ऑफ हैदराबाद इन 1897, और ये थे थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा ये गवर्नर भी थे ऑफ बिहार और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के फ्रॉम 1962 टू 1967। उसके अलावा ये को फाउंडर भी थे ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में आपको मिलेगी। और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है इन द पास्ट, जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो आप समझ सकते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन इंडिया में काफी बड़ा रहा है। भारत रत्न अवार्डी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, उसके अलावा वेरियस और अकॉम्प्लिशमेंट्स, और इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे आज भी हम इनको याद रखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे हमारे करंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं टू फॉर्मर प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में डीआरडीओ ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इनमें से किसके साथ, ताकि एस्टैब्लिश किया जा सके एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एडवांस्ड रिसर्च। तो ये यहाँ पर डीआरडीओ ने साइन किया है एमओयू ऑप्शन ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंडर ओवरऑल रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा बिटवीन डीआरडीओ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब आपने देखा होगा कि HAL, डीआरडीओ ये बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स कर रहे हैं IITs के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ताकि इनोवेशन के मामले में, क्रिएटिविटी के मामले में, कल को अगर मान लो डीआरडीओ को कुछ डेवलप करना है, उसमें ये कुछ इनपुट्स चाहते हैं, कुछ आइडियाज चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से ये पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ पर क्या ओपिनियन है, आप यहाँ पर किस तरीके की अप्रोच रखेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है इंडिया को डेवलप करने का, जहाँ पर IISc जैसे इंस्टीट्यूट्स हेल्प करेंगे डीआरडीओ की टू डेवलप एंड रिसर्च। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये डीआरडीओ की ट्वीट है, MOU बिटवीन डीआरडीओ एंड IISc फॉर जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस अफ्रीकन देश के साथ भारत ने साइन किया है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बहुत न्यूज़ में ये आज के समय। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, मॉरिशस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर देखो हिस्ट्री बनी है, पहली बार इंडिया ने एक अफ्रीकी देश के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, इनकी ट्वीट है, ये कह रहे हैं कि पहली बार है जब भारत ने इस टाइप का एग्रीमेंट साइन किया है एक अफ्रीकन देश के साथ। वैसे आप अगर देखो तो भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, आसियान देशों के साथ साइन कर रखे हैं। पहली बार एक अफ्रीकन देश के साथ साइन किया। अब यहाँ पे आप कहेंगे वेट,
मॉरिशस एक अफ्रीकन देश है? तो हाँ बिल्कुल, मॉरिशस एक अफ्रीकन देश है। इस टॉपिक पर बाय द वे मेरी एक वीडियो भी है, वहाँ पर मैंने समझाया कि ये साइन क्यों किया है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मगर यहाँ पे आप देखोगे ये इंडिया यहाँ पे है, ये यहाँ पे है मॉलडीव्स। मॉलडीव्स तो हो गया एक एशियाई देश। फिर मॉरिशस आप देखोगे अफ्रीका के काफ़ी करीब है। ये मेडागास्कर, केनिया, टंजानिया, ये ना इथोपिया, ये अफ्रीका में स्टार्ट हो जाता है। तो अफ्रीका के काफ़ी करीब है मॉरिशस, इसलिए हम इसको ज्योग्राफिकली मानते हैं एक अफ्रीकन देश, इवन दो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ये फिजिकली कनेक्टेड है नहीं। और बिल्कुल ये देश अफ्रीकन यूनियन का भी पार्ट है, और अफ्रीकन यूनियन के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे इथियोपिया में। और यहाँ पे एक और मैप है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा मॉरिशस। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक नाम भी है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारत ने हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस देश के साथ साइन किया है? तो वहाँ पे भी आंसर होगा मॉरिशस, CECPA, ये इसका शॉर्ट आप कह सकते हैं, दूसरा नाम भी है इस FTA का। और मॉरिशस के बारे में जान लो, यहाँ पर जो इनकी कैपिटल है ये है पोर्ट लुइस, और करेंसी ये लोग इस्तेमाल करते हैं मॉरिशियन रुपी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया है, एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया है ताकि ये को ओनरशिप राइट्स दे पाएं वुमेन को इन देयर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हाल ही में किया है ऑप्शन सी उत्तराखंड ने। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का। उत्तराखंड की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, एक संशोधन इंट्रोड्यूस कराया है जिसके अंडर को ओनरशिप राइट मिलते हैं वुमेन को हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। ये देखो वुमेन इक्वालिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसके लिए इन्होंने संशोधन किया है उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट्स में। और इससे बताया जा रहा है कि इस राज्य में करीब 35 लाख जो वुमेन हैं इनको प्रॉपर राइट्स मिलेंगे अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी के। तो बहुत न्यूज़ में है आज के समय। और उत्तराखंड की आपको बताना चाहिए 2 कैपिटल है, समर कैपिटल है यहाँ पर गैरसैंड, और विंटर कैपिटल है देहरादून। गवर्नर है उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किस स्टेट की असेंबली ने पहली बार नेशनल एंथम प्ले किया है? ये बहुत न्यूज़ में है, हिस्टोरिक है अपने आप में। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जहाँ पर हाल ही में पहली बार नेशनल एंथम प्ले किया गया। जी हाँ, अब जाके 2021 में। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी नागालैंड में। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है नेशनल एंथम प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नागालैंड असेंबली। अब इसके पीछे मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। नागालैंड देखो, पहली बात तो इसको स्टेटहुड मिला था दिसंबर 1963 में। तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो कभी भी नेशनल एंथम यहाँ पर प्ले हुआ नहीं है। रीज़न क्या है इसका? नागालैंड में बहुत ही लंबे समय तक एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली थी, कई ग्रुप खड़े हो गए थे, वो चाहते थे कि नागालैंड को अलग झंडा मिले, अलग इनका एंथम, वो काफ़ी उनकी डिमांड थी। अब जाके वो जो ग्रुप है शांत हुए हैं, नागालैंड पूरे देश से प्रॉपरली जुड़ रहा है, कनेक्टिविटी यहाँ पे इंप्रूव हो रही है। तो अब जाके हमने देखा है कि 2021 के फरवरी महीने में पहली बार नागालैंड की जो स्टेट असेंबली है वहाँ पर नेशनल एंथम प्ले किया गया। बहुत बड़ी बात है ये। और नागालैंड एक बार आपको मैप पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है यहाँ पे आपको दिखेगा नागालैंड। नागालैंड की एक बहुत बड़ी बॉर्डर भी है म्यांमार के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज नागालैंड। तो काफ़ी हद तक ये न्यूज़ में है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इसको याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने कंडक्ट करी है पैसेज एक्सरसाइज। नाउ पैसेज एक्सरसाइज की एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है पैसेक्स, और ये जो एक्सरसाइज है ये हाल ही में हुई है अरेबियन सी में। तो आपको बताना है कि किस कंट्री की नौसेना के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते इस कंट्री को इन द अरेबियन सी। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्वीट है स्पोक्समैन की ऑफ द इंडियन नेवी। यहाँ पर लिखा है इंडिया और इंडोनेशिया ने मिलकर अरेबियन सी में कंडक्ट करी है पैसेज एक्सरसाइज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पैसेक्स। और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से ये जो अभ्यास है किया गया। इसमें मेन फोकस होता है कि इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़े। कल को अगर मान लो सुनामी आती है, कुछ भी होता है, वॉर होती है, तो आपस में दोनों कंट्रीज़ की जो नेवी है ये आपस में कोऑर्डिनेशन कर पाए। और अरेबियन सी कहाँ पे होता है? देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पर है अरेबियन सी, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इंडोनेशिया यहाँ पे है, तो यहाँ से ऑल द वे इनकी जो नौसेना यहाँ पर गई और फिर यहाँ पे हुई
पैसेक्स एक्सरसाइज। तो काफ़ी ये न्यूज़ में थी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि नेम द प्लेयर हु रिसेंटली वॉन हर मेडन। पहली बार किस प्लेयर ने जीता है WTA टाइटल इन फिलिप्स आइलैंड ट्रॉफी। WTA होता है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन। WTA टाइटल हाल ही में किस इंडियन प्लेयर ने पहली बार जीता है इन द फिलिप आइलैंड ट्रॉफी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, अंकिता रैना ने। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है अंकिता रैना ऑफ द मार्क इन बिग लीग। 28 ईयर ओल्ड अंकिता रैना claims the biggest double title of her career combining with Russian team for the WTA 250 फिलिप आइलैंड ट्रॉफी। और ये फिलिप आइलैंड ट्रॉफी हुई है ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं 23 फरवरी को PM इनॉग्रेट करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च को किस IIT में। जी हाँ, एक IIT में बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल साइंसेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर क्या है? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, IIT खड़गपुर। यहाँ पर इनॉग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेट होस्ट करेगी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, कर्नाटका स्टेट। जी हाँ, कर्नाटका होस्ट करने वाली है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये गेम्स होंगी बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी और आसपास के और वेन्यूज में। और ये याद रखना कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी गेम्स है हमारे देश की, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। इससे पहले आप अगर देखो तो जो पहला एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2020 में, ये हुआ था भुवनेश्वर में इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। इस बार हो रहा है कर्नाटका में। तो स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 90% चांस है स्टेट ही पूछेंगे आपसे, तो रिमेंबर दैट। और यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है कर्नाटका टू होस्ट सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में खाजुराहो डांस फेस्टिवल 2021 ये शुरू हो चुका है टेम्पल के प्रेमिस में, मतलब कि टेम्पल के अंदर ये जो फेस्टिवल है ये शुरू हो चुका है। अब कितने सालों बाद आपको बताना है कि अनुमति दी गई है ये फेस्टिवल टेम्पल के अंदर करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमेशा ना इस टाइप का जो ये फेस्टिवल था ये होता था टेम्पल के बाहर। पहली बार है जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अनुमति दी है, बहुत मतलब गुजारिश के बाद, पेपर वर्क के बाद, कि ठीक है इस बार जो ये खाजुराहो डांस फेस्टिवल है ये टेम्पल के अंदर कर लो। तो यहाँ पे ये आपकी ऑप्शंस हैं और सही उत्तर यहाँ पे है 44 ईयर्स। 44 ईयर्स के बाद पहली बार ये जो खाजुराहो डांस फेस्टिवल है ये होगा टेम्पल के अंदर। और यहाँ पे आप देख पाओगे ASI ने इसके लिए अप्रूवल दी है बहुत ही मुश्किल से। और इस पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं टूरिज्म के प्रहलाद सिंह पटेल, इनको भी इंटरवेंशन करना पड़ा, इनकी भी गुजारिश थी तब जाके परमिशन मिली है। और जो ये खाजुराहो डांस फेस्टिवल है ये ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश का है। ये एक 6 डे डांस फेस्टिवल है और ये हाल ही में शुरू हुआ है खाजुराहो में, जो अपने आप में है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, खाजुराहो डांस फेस्टिवल बिगिंस टुडे ऑन टेम्पल प्रेमिस आफ्टर 44 ईयर्स। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC ये आजकल काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। आपको सिंपली ये बताना है कि ये कमीशन को कब फॉर्म किया गया था, किस साल में फॉर्म किया गया था। ये है आपसे क्वेश्चन, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 1993 में। वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये फॉर्म किया गया था 1993 में। और यह आजकल न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है कि 4 सब कैटेगरीज ऑफ OBC को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। तो इस पे बात चल रही है, काफ़ी इस पे डिबेट भी हो रहा है, तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। यहाँ पे आप देखोगे NCBC चेयरमैन ने की जो स्टेटमेंट है 4 सब कैटेगरीज ऑफ OBC के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको याद रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी की चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी पुडुचेरी। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। पुडुचेरी में आपको बताओगा हाल ही में जो गवर्नर है ये भी चेंज हुई हैं और अब चीफ मिनिस्टर ने भी यहाँ पर रिजाइन कर दिया है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, पुडुचेरी पॉलिटिकल क्राइसिस, चीफ मिनिस्टर रिजाइंस आफ्टर कांग्रेस गवर्नमेंट लूजेस मेजॉरिटी। तो इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है इस वक्त यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा इनमें से किस सिटी में। ये टॉपिक आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। बाय द वे
इस पूरे टॉपिक पर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो भी है ऑन वर्ल्ड अफेयर्स, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे एनिमेशन के साथ समझा रखा है कि जियोथर्मल पावर होती क्या है, किस कंट्री में इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा इसके बारे में। अभी के लिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, ले। जी हाँ, यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, पैक्ट साइन हो चुका है। ONGC ने पैक्ट साइन किया है विद द लद्दाख गवर्नमेंट, जिसके अंडर ये एस्टैब्लिश करेंगे भारत का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जियोथर्मल एक टाइप का एनर्जी सोर्स है। जिस तरीके से सोलर पावर होती है, विंड पावर है, हाइड्रो पावर है, उसी तरीके से जियोथर्मल भी एक पावर का सोर्स है। इसमें हम क्या करते हैं कि धरती के अंदर जो हीट है उसको यूज करते हैं पावर को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये लेह में बनाया जाएगा फेजेस में। इसका जो पहला फेज है इसमें बताया जा रहा है कि 1 मेगावाट पावर का जनरेशन होगा। इसमें कोशिश करेंगे कि लद्दाख में जो भी विलेजेस हैं, जो भी रूरल एरिया है, वहां पर ये एनर्जी प्रोवाइड कर पाएं। उसके बाद इसका फेज 2 होगा जहां पर इसका विस्तार होगा, इसकी कैपेसिटी ये बढ़ाएंगे। और फेज 3 तक ये कह रहे हैं कि इसको बना देंगे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट, और इसकी जो कैपेसिटी है ये 200 मेगावाट तक लेके जाएंगे। और याद रखिएगा कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना था ऑन 31 अक्टूबर 2019। लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पर अभी के लिए राधा कृष्ण माथुर। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफर इंटरनेट डे ये हम किस दिन को ऑब्जर्व करते हैं हर साल? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 9 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं सेफर इंटरनेट डे। इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसका बेसिक मोटिव क्या है। इंटरनेट में आज के समय आप अगर देखो तो बहुत से अच्छे काम भी हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त हम लोग एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं आपको, आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहे हो अपनी नॉलेज, ये सब अच्छी बात है। मगर इसके अलावा काफ़ी बार हैकिंग भी होती है, लोग अपना पैसा गंवा देते हैं, लोगों का पैसा चोरी भी हो जाता है। तो सेफर इंटरनेट डे प्रमोट करता है कि किस तरीके से आम लोग इंटरनेट को सर्व कर पाए इन अ सेफ वे। और इस बार सेफर इंटरनेट डे का थीम है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। और इस थीम के अंडर ये इस बार ज़रा एम्फेसिस देंगे साइबर बुलिंग पर। देखो इंटरनेट पर जो हैकिंग होती है वो सब तो काफ़ी ख़राब है ही, उसके अलावा आपने देखा होगा लोग काफ़ी ख़राब कमेंट्स भी करते हैं ऑनलाइन, एक दूसरे को बुली करते हैं। ये सब भी रुकना चाहिए। साइबर बुलिंग इज़ बैड। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ऑफिशियल पोस्टर है सेफर इंटरनेट डे का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने सेलिब्रेट किया है अपनी डायमंड जुबली को? यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, गुजरात इज द राइट आंसर। अब पहली बात तो ये जान लो डायमंड जुबली का मतलब क्या होता है। देखो सिल्वर जुबली का मतलब होता है कि 25th एनिवर्सरी, 25 साल पूरे हो गए, सिल्वर जुबली। रूबी जुबली होती है उसके बाद, ये होती है 40th एनिवर्सरी। फिर इसके ऊपर होती है गोल्डन जुबली, ये 50th एनिवर्सरी। उसके ऊपर होती है डायमंड जुबली, जो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है गुजरात का हाई कोर्ट। और यहाँ पे आप देखेंगे पीएम मोदी ने भी यहाँ पर ट्वीट करी है कि ये एड्रेस करेंगे प्रोग्राम टू मार्क द डायमंड जुबली ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। हालांकि ये कर चुके हैं इसको एड्रेस। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि डायमंड के ऊपर भी 2 और जुबली होती है। एक तो है सैफायर जुबली 65th एनिवर्सरी की, और फिर उसके ऊपर होती है प्लैटिनम जुबली, ये है 70th एनिवर्सरी की। ये प्राइमरली मेन सबसे फेमस होती हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हिस्टोरिकल सिटी ऑफ मंडू जो ऑर्गेनाइज करने वाली है मंडू फेस्टिवल, आपको ये बताना है कि ये हिस्टोरिकल सिटी आपको किस राज्य में मिलेगी। इनका फेस्टिवल मंडू फेस्टिवल बहुत ही फेमस होता है। और ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मांडू हिस्टोरिकल सिटी ये आपको मिलेगा इन मध्य प्रदेश। और ये लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं मांडू फेस्टिवल 2021 ऑन फरवरी 13 और फरवरी 14। इसमें देखो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं मांडू की हिस्ट्री। एक बार जो ये शहर है लोकेटेड कहाँ पे मैप पे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखोगे गुजरात के पास यहाँ पर है मध्य प्रदेश और यहाँ पे आपको दिखेगा मांडू। ना ये जो शहर है हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। इसकी जो आप अगर देखोगे स्ट्रैटेजिक पोजीशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन द पास्ट अगर मान लो कोई इन्वेडर इंडिया में आता था, उसको चैलेंज करना होता था गुजरात के साम्राज्य को या फिर मराठा एम्पायर को, तो मांडू हुआ करता था उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस। तो इसके आसपास बहुत सारी वॉर्स हुई हैं, कई यहाँ पे आपको किले मिलेंगे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मिलेगी। तो एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी है, याद रखिएगा। इसके बारे में एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस राज्य में आपको मिलेगी।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में लॉन्च हुआ आसोम माला प्रोजेक्ट, ये रिलेटेड है इनमें से किससे? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। आपको बताना है कि क्या ये एजुकेशन से रिलेटेड है, क्या ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, क्या यहाँ पे रिवर लिंकिंग की बात हो रही है, या फिर क्या यहाँ पर एयरपोर्ट अपग्रेडेशन होगी। देखिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये हाल ही में लॉन्च किया है बाय द पीएम ऑफ इंडिया इन आसाम। आसाम की जो भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जो यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, उसका एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है आसोम माला। यहाँ पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्चेस आसोम माला एंड लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2 हॉस्पिटल्स इन आसाम। और आसोम माला है एक प्रोग्राम फॉर स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो याद रखिएगा, ये हाल ही में काफी न्यूज में था, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है उस स्टेट का नाम बताइए जिसने हाल ही में लॉन्च किया है सांस कैंपेन। सांस कैंपेन हाल ही में लॉन्च किया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने हाल ही में लॉन्च किया है सांस कैंपेन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इसकी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज करना मतलब खत्म कर देना किसी को, ठीक है। न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो निमोनिया को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है सांस कैंपेन। और इसका नाम सांस क्यों है? क्योंकि निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो टारगेट करती है लंग्स को। और हमारे देश में देखो प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आज के समय पीड़ित हैं बिकॉज ऑफ निमोनिया। 3 करोड़ बच्चे हैं पूरे भारत में जो आज के समय सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ निमोनिया। इसमें से 23 लाख तो आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। और हाल ही में आपको बताया होगा कि भारत सरकार ने अपनी खुद की मेड इन इंडिया वैक्सीन भी डेवलप करी है, भारत की पहली न्यूमोकोकल वैक्सीन, जिससे हम कोशिश ये करेंगे कि वैक्सीन से इम्यूनिटी लोगों की बढ़े। तो मध्य प्रदेश में से बहुत सारे केसेस हैं निमोनिया के। ये लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि सांस कैंपेन के अंडर अवेयरनेस फैलाए इस बीमारी के बारे में, लोगों को बताए कि इसका इलाज किस तरीके से वो सीख कर सकते हैं। और अपने राज्य में जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दे ताकि वो निमोनिया पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अभियान है सांस कैंपेन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑल इंडिया रेडियो सर्विसेज का एक आर्टिकल भी है इसको लेकर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसको हाल ही में अपॉइंट किया गया है टू दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड NSAB। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, श्रीधर वेम्बू। नाउ देखो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसको हेड किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल द्वारा। अब यहाँ पर जो श्रीधर साहब है, इनकी स्पेशलिटी है इन IT। तो ये IT की फील्ड में, सॉफ्टवेयर की फील्ड में जो भी इनको नॉलेज है ये यहाँ पर शेयर करेंगे। तो आप कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में या फिर और एस्पेक्ट में IT की फील्ड में जो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर ही अपने सुझाव दे पाएंगे थ्रू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। और श्रीधर वेम्बू ऑलरेडी एक बहुत बड़े इंडियन बिलियनियर हैं। ये CEO हैं ऑफ जोहो कॉर्पोरेशन, ये भी एक IT कंपनी है। और फोर्ब्स के हिसाब से ये है 59th रिचेस्ट इंडियन इन द वर्ल्ड। इनको हाल ही में 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किसने हाल ही में अप्रूव की है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कॉलरशिप स्कीम? हरियाणा कैबिनेट, दिल्ली कैबिनेट, गुजरात कैबिनेट या फिर राजस्थान कैबिनेट? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, दिल्ली कैबिनेट ने। जी हाँ, देखिए बहुत ही स्पेशल स्कीम है। इस स्कीम के अंडर 1000 जो बच्चे हैं दिल्ली में, इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी 5000 रुपए की। दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव्ड ए साइंस स्कॉलरशिप स्कीम फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। इसमें फोकस होगा उन स्टूडेंट्स पर जिनका एक्यूमेन है, जिनका इंटरेस्ट है साइंस में। और इस स्कॉलरशिप में एनरोल करने के लिए भी एक एग्जाम होगा। जो भी क्लास 9 के बच्चे हैं जिनके 60% से ऊपर मार्क्स आए हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे इस स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है, दिल्ली कैबिनेट अप्रूव्स मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं गरीब लोगों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने माँ योजना शुरू करी है? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। और इस टाइप की योजना एक्चुअली आपको बहुत सी और स्टेट्स में मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अम्मा कैंटीन स्कीम है इन तमिलनाडु। यहाँ पे आप देखोगे तमिलनाडु में चलती है अम्मा कैंटीन स्कीम। उसके अलावा एक और राज्य है ओडिशा, वहाँ पे है आहार योजना। और फिर हम देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे अम्मा कैंटीन हो गई, यहाँ पे ओडिशा में आहार योजना है। फिर वेस्ट बंगाल में अब स्टार्ट कर दी है इन्होंने माँ योजना। इसमें जो रिपोर्ट सामने आ रही है ये बताया जा रहा है कि एक प्लेट मिलेगी हर आदमी को, जहां पर राइस है, दाल होगा, कुक्ड वेजिटेबल, एग और ये सब कुछ अवेलेबल होगा एट फिक्स टाइम। और टोटल इसके लिए 100 करोड़ रुपए इन्होंने अलॉट किए हैं
अपने बजट में। और यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल है इस पर, ममता लॉन्चेस मास स्कीम टू प्रोवाइड सब्सिडाइज मील टू द पुअर। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस स्टेट ने अभ्युदय योजना शुरू करी है। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह कहा है कि बिकॉज ऑफ कोविड कई पुअर फैमिली से, रूरल एरिया से कई एस्पिरेंट हैं जो प्रॉपर कोचिंग नहीं कर पाए IIT JEE या फिर NEET की, तो इन लोगों को फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेगी यहाँ पर यूपी सरकार, और इसके लिए इन्होंने स्टूडेंट्स भी यहाँ पर चुन लिए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे खास बात यह है कि ऑल लेक्चर्स एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल विल बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन। तो याद रखिएगा, अभ्युदय स्कीम लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं किस शहर में वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले रूट का उद्घाटन किया गया है। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, कोची। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये कोची की इमेजेस हैं, ये केरला के मुख्यमंत्री, और यहाँ पे आप देखेंगे जो इमेजेस सामने आई हैं दे आर एब्सोल्युटली गॉर्जियस। ये है आपके सामने वाटर मेट्रो, बेसिकली एक बोट है और जो केरला का मेट्रो रेलवे सिस्टम है उससे ये कनेक्टेड है। नाउ वाटर मेट्रो में यहाँ पे खास होगा क्या, जो बैठने की यहाँ पर जगह है वो ऑलमोस्ट एक मेट्रो के अंदर के कोच जैसी होगी, वेरी कंफर्टेबल सीट्स, एयर कंडीशनिंग। आपने अगर दिल्ली मेट्रो या फिर मुंबई मेट्रो देखी है, किसी बड़े शहर की मेट्रो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ऑलमोस्ट सेम आपको अरेंजमेंट मिलेगा इनसाइड दिस बोट। तो काफ़ी ये खास है। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो चीफ मिनिस्टर हैं केरला के, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। जर्मनी की भी यहाँ पे कॉपरेशन थी, जर्मनी की कंपनीज हैं, उन्होंने भी यहाँ पे कॉपरेट किया है। और ये सर्विस उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कोची के इनलैंड जो उनका वाटरवे सिस्टम है उसके पास रहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का भी आर्टिकल है, कोची चीफ मिनिस्टर, कोची मतलब कोची की न्यूज़ है ये, केरला चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट्स फर्स्ट रूट ऑफ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में इनमें से किसने सेलिब्रेट की है 74th फाउंडेशन डे एनिवर्सरी। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, दिल्ली पुलिस ने। तो दिल्ली पुलिस 74th फाउंडेशन डे इनका सेलिब्रेट किया गया था हाल ही में, और दिल्ली पुलिस को बाय द वे रीऑर्गेनाइज किया गया था इन 1946। और आज के समय चीफ कौन है दिल्ली पुलिस के, ये है श्री SN श्रीवास्तव। और दिल्ली पुलिस का मोटो क्या है, मोटो है इनका शांति सेवा न्याय। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसने लॉन्च किया है ई-छावनी पोर्टल को। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है ई-छावनी पोर्टल। छावनी देखो, पहली बात तो इसको कहते हैं कंटेनमेंट एरिया। ये एरिया होता है परमानेंट मिलिट्री स्टेशन, सिंपल भाषा में मिलिट्री की जमीन होती है यहाँ पर। तो इन लोगों को आसानी से जो म्युनिसिपल सर्विस है ये मिल पाए, इसके लिए इन्होंने लॉन्च किया है ये पोर्टल। पोर्टल का मतलब क्या है, बेसिकली एक वेबसाइट है, अभी आपको दिखा दूंगा अलग से। और बहुत ही लंबे समय से इसकी डिमांड की जा रही थी, फाइनली ये हो गया है काम, और काफ़ी अच्छी बात है। और भारत का आपको ये बता दूं सबसे बड़ा कंटोनमेंट एरिया कौन सा है, कहाँ पे आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश कानपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क फॉर फ्री इंटरनेट एक्सेस टू 20 लाख फैमिलीज। ये देखिए कहाँ पे हो सकता है, सोचिए। ऑब्वियसली ये भी हो रहा होगा ऑप्शन बी, केरला में ही। सारी अच्छी चीज़ें आज समय केरला में ही हो रही हैं। तो इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है KFON, ये है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। और ऐसा नहीं है कि इस पूरे ऑप्टिक नेटवर्क में पूरे केरला को फ्री में प्रोवाइड करेंगे इंटरनेट। कोशिश यहाँ पर यह है कि 20 लाख जो बिलो पावर्टी लाइन फैमिलीज है, BPL फैमिलीज हैं, उनको ये प्रोवाइड करेंगे फ्री में इंटरनेट, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टेप है। अगर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उनको अपलिफ्ट करना है, तो उनके लिए इंटरनेट होना चाहिए एब्सोल्युटली फ्री। बाकी लोगों के लिए इन्होंने ये कहा है कि अफोर्डेबल रेट्स पर हम आपको ऑफर करेंगे इंटरनेट। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, केरला CM लॉन्चेस फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क फॉर फ्री इंटरनेट एक्सेस टू 20 लाख फैमिलीज। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने किसे अपना एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी नियुक्त किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, प्रीति सिन्हा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, इनकी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपॉइंट की गई हैं प्रीति सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। और ये UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड है क्या, देखो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, और ये भी हेडक्वार्टर्ड है इन न्यूयॉर्क सिटी। और इसका बेसिकली काम क्या है,
ये प्रोवाइड करता है छोटे माइक्रो लोन्स टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो प्राइमरली जो अफ्रीकन देश हैं, कुछ आप कह सकते हैं एशियाई देश हैं जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर उद्योगों को अगर मान लो छोटे लेवल पर लोन चाहिए तो ये प्रोवाइड करता है यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। और क्या प्रीति सिन्हा इंडियन नेशनल है? नहीं, ये इंडियन ओरिजिन की है, ठीक है, ये याद रख लेना, इंडियन ओरिजिन प्रीति सिन्हा टू लीड यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसने जीता है द सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए थियोडोर भास्करन। थियोडोर भास्करन एक राइटर हिस्टोरियन है, इन्होंने नेचर को कंजर्व करने के लिए काफी काम किया है। इन्होंने मूवीज भी बनाई है इन द पास्ट अबाउट नेचर, अबाउट वाइल्ड लाइफ। और जो इनको ये अवार्ड मिला है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड, ये दिया गया है इनको बाय सेंचुरी नेचर फाउंडेशन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू ने भी इसको कवर किया है, थियोडोर भास्करन विंस सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि HCL टेक ने हाल ही में साइन किया है एक एग्रीमेंट, इनमें से किसके साथ, साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज बूस्ट करने के लिए। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शन। नाउ सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, IIT कानपुर के साथ इन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट, ताकि ये अपनी साइबर सिक्योरिटी जो कैपेबिलिटी है ये बढ़ा पाएं, ताकि इन द फ्यूचर कल को कोई साइबर अटैक होता है ये इसको झेल सकें। और मैं आपको ये बता दूं कि HCL टेक ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो हेडक्वार्टर्ड है इन नोएडा उत्तर प्रदेश। इसको फाउंड किया गया था इन 1976। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसफर प्रोजेक्ट, ये आजकल न्यूज में है, ये प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच में बन रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, म्यांमार और इंडिया। और ये आजकल न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हमारे विदेश मंत्री ने यहाँ पे कहा है कि ये ऑलमोस्ट अपना जो इसका फाइनल जो इसका टचेज हैं ये इस पे हो रहे हैं। और ये एक मेगा प्रोजेक्ट है और अराउंड $484 मिलियन का प्रोजेक्ट है। इससे देखो जो चिकन स्नैक है ना इंडिया के मैप में, उस पर निर्भरता हमारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये बेसिक आइडिया है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का। पहली बात तो यहाँ पे आप देखोगे ये इंडिया यहाँ पे है, ये इंडिया है, ये यहाँ पे है म्यांमार। और कोशिश यहाँ पर हम ये करेंगे कि इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट करें और उसके बाद म्यांमार का जो इनलैंड वाटरवे सिस्टम है इसका इस्तेमाल करके हम लोग कनेक्टिविटी इंप्रूव करें हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। तो कोशिश यहाँ पर यह है कि जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, यहाँ पर निर्भरता हमारी कम हो, हम म्यांमार के थ्रू भी जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव कर पाएं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ये जो पोर्ट है कोलकाता में, इसको हम जोड़ेंगे सितवे पोर्ट से। जो सितवे पोर्ट है म्यांमार में, इसको डेवलप किया इंडिया ने। उसके बाद जो कलादा नदी है जो बहती है म्यांमार में, यहाँ पे जो इनलैंड वाटरवे सिस्टम है इसको यूज करके जो भी कार्गो है, जो भी माल है, इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे ऊपर। यहाँ पे कंप्लीट होगी करीब 158 किलोमीटर की जर्नी। उसके बाद बनाए गए हैं 2 हाईवे, एक म्यांमार और दूसरा यहाँ पर इंडिया में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, न्यूज में है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और ये भी याद रखना कि कलादान बेसिकली एक नदी का नाम है। कि हाल ही में गृह मंत्री ने रिलीज करी है एक किताब का टाइटल है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। आपको ये बताना है कि ये किताब किस फोर्स से रिलेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, CRPF, मतलब कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और ये मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत हुई थी 82 साल पहले इन 1939। तो अभी हाल ही में क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर भुवन कुमार झा, इन्होंने CRPF की जो हिस्ट्री है ये इकट्ठा करी और एक किताब लिखी जहाँ पे बताया है कि CRPF की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या योगदान रहा है, इन द फ्यूचर भी ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं इंस्पिरेशनल किताब है यंगस्टर्स के लिए कि वो CRPF को ज्वाइन करें। और यहाँ पे आप देखेंगे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि CRPF का जो फाउंडेशन डे है ये होता है 27 जुलाई को। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपसे यही पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है अमित शाह रिलीजेस बुक्स क्रॉनिकलिंग CRPF's हिस्ट्री। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में वो कौन सा पहला एशियाई देश बना है जिसने अपॉइंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन। जी हाँ, अकेलेपन का मंत्रालय उन लोगों के लिए जो बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर है ऑप्शन डी, जापान। विश्व में अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस ये मंत्रालय बनाने वाला पहला देश है यूनाइटेड किंगडम। एशिया में अगर हम देखें तो पहला देश है जापान। तो ओवरऑल आप अगर देखो दुनिया में जापान है दूसरा देश। अब इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? पेंडेमिक के दौरान जो लॉकडाउन हुआ है उसमें कई लोग बहुत ही अकेले पड़ गए हैं, लोनली हैं।
उसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं। कई लोग आज के समय जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए ये देश बना रहे हैं एक पूरा मंत्रालय, और यहाँ पे एक मिनिस्टर भी होगा, मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। और जापान की जो सोसाइटी है उसको आप अगर देखो तो ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन वहाँ पे काफ़ी बड़ा एक इशू है, लोग सुसाइड भी करते हैं, वहाँ पे सुसाइड रेट बहुत हाई है जापान में। तो इसलिए एशिया में पहला देश बना है यहाँ पर जापान, और उम्मीद की जा रही है कि इन द फ्यूचर इस टाइप का जो सिस्टम है ये और कंट्री भी सेटअप करेगी। यहाँ पे आप देखोगे इस पर आर्टिकल है द हिंदू बिजनेस नाइन का, जापान अपॉइंट्स मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस टू एड्रेस ग्रोइंग सुसाइड रेट एमिड कोविड-19 पैंडेमिक। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया है नमा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। नाउ सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है नमा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। अब ये स्मार्ट कार्ड बेसिकली है क्या? ये स्मार्ट कार्ड काफी इंटरेस्टिंग है, एक टाइप का प्रीपेड रुपए कार्ड है आप कह सकते हैं, और इसमें नॉर्मल रुपए कार्ड वाले सारे फीचर हैं। आप इससे पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मगर साथ ही साथ चेन्नई में अगर आप रहते हैं तो वहां पर आप टैक्स पे कर सकते हैं। जो आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, गैस का बिल पे करना है, ये सब भी आप पे कर सकते हैं इस स्मार्ट कार्ड से। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है यहाँ पर आर्टिकल इसका, आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेस नमा चेन्नई स्मार्ट कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारत और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है एक $68 मिलियन का प्रोजेक्ट एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए किस स्टेट में, ये आपसे क्वेश्चन है, और ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, नागालैंड में। वर्ल्ड बैंक और इंडिया ने साइन किया है ये $68 मिलियन का प्रोजेक्ट। इसमें बताया जा रहा है कि 1.5 लाख स्टूडेंट्स और 20,000 टीचर्स को फायदा मिलेगा। जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स हैं, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है स्कूल्स की, ये सब इंप्रूव की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर नागालैंड फ्यूचर। और इस पूरे प्रोजेक्ट का एक नाम भी है, नाम है इसका ऑफिशियली नागालैंड एनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट। और नागालैंड की कैपिटल क्या है? नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। गवर्नर है यहाँ पर RN रवि, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पे है नागालैंड। ये बॉर्डर शेयर करता है आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के साथ। इसकी एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर है विद म्यांमार। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में इनमें से किसने ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेंट लेबर्स इसको पब्लिश किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के फ्यूचर के लिए ये, और ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, नीति आयोग। अब देखो, माइग्रेंट लेबरर्स मतलब कि वो लोग जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। अब भारत सरकार ने दिसंबर 2020 को ये अनाउंस किया है कि ये बनाएंगे एक प्रॉपर डेटाबेस सारे माइग्रेंट वर्कर्स का, कि कोई भी माइग्रेंट वर्कर, अगर मान लो कोई माइग्रेंट वर्कर है, वो कर्नाटका से महाराष्ट्र जाता है, वो यूपी से जाता है, मध्य प्रदेश, कहीं भी, राजस्थान कहीं भी जाता है, कोई भी यहाँ पर माइग्रेशन होती है लेबरर्स की, तो उसका प्रॉपर डेटा रखेगी गवर्नमेंट। इसका यूज़ क्या है? देखो, यूज़ यहाँ पर यह है कि सरकार अब ये चाहती है कि इनको एक्सप्लॉइट करना बंद किया जाए। जहाँ भी ये लेबरर्स जाते हैं, इनके जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो, इनको प्रॉपर सेफ्टी मिले, इनको रहने को प्रॉपर एरिया मिले। अब इस ड्राफ्ट में बहुत सी रेवोल्यूशनरी बातें लिखी है। मैं आपको ये बता दूं, अगर इस ड्राफ्ट की सारी बातें इंप्लीमेंट कर दी गई तो जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनकी जो कंडीशन है इंडिया में, उसमें आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ा चेंज। अब फॉर एग्जांपल ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं इस पूरे ड्राफ्ट में, अभी पास होना बाकी है। ये अभी एक पॉलिसी का ड्राफ्ट है, अभी इसको पार्लियामेंट में अपर हाउस लोअर हाउस में पास करेंगे तो फिर ये बन जाएगी एक प्रॉपर पॉलिसी। अभी इस ड्राफ्ट में ये लिखा है कि अगर कोई माइग्रेंट लेबरर किसी नई स्टेट में जाता है काम करने के लिए, तो उस माइग्रेंट लेबरर के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का ध्यान रखेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को यहाँ पर यह बोला है कि आप इंश्योर करोगे कि जहां भी माइग्रेंट लेबरर्स जा रहे हैं उनको दो प्रॉपर नाइट शेल्टर, शॉर्ट स्टे होम्स, सीजनल एकोमोडेशन, ताकि काम करने के बाद उनको मिले एक सेफ एनवायरनमेंट रहने के लिए। फिर जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इनको ये कहा है कि आप इंश्योर करो कि जो उनके लीगल राइट्स है उसकी वॉल्यूशन तो नहीं हो रही, कोई उनको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा, कोई कॉन्ट्रैक्ट की धमकी देकर उनसे ज़्यादा काम तो नहीं करवा रहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट पॉलिसी है। इन द फ्यूचर इस पर बहुत बातचीत भी होगी। तो इसको पब्लिश किया है नीति आयोग ने, और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, नीति आयोग ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि विच एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश का जो हाल ही में बना है तीसरा एयरपोर्ट टू ऑपरेट इंटरनेशनल फ्लाइट्स। देखो, एयरपोर्ट प्राइमरली दो टाइप के होते हैं, वो एयरपोर्ट जो ऑपरेट कर सकते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स और सिंपली डोमेस्टिक एयरपोर्ट।
तो उत्तर प्रदेश को हाल ही में अपना तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल चुका है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, आपको बताना है कि वो कौन सा एयरपोर्ट है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, खुशीनगर एयरपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, आपसे पूछ सकते हैं। और ये एक्चुअली एक अपग्रेडेशन हुई है, ऑल टुगेदर एक नया एयरपोर्ट बिल्ड नहीं किया, खुशीनगर एयरपोर्ट की अपग्रेडेशन हुई है। इन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को हैंडल करने की जो फैसिलिटी है ये ऐड करी है और अब ये बन चुका है एक प्रॉपर इंटरनेशनल फ्लाइट रेगुलेट करने वाला एयरपोर्ट। तो ये तो तीसरा है। इसके अलावा यूपी के बाकी दो इंटरनेशनल फ्लाइट्स वाले एयरपोर्ट कौन से हैं? एक तो है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको मिलेगा लखनऊ में। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मिलेगा आपको वाराणसी में। इसके अलावा कुछ और एयरपोर्ट हैं जो अभी बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, मगर ये बाद में बन के तैयार होगा, अभी के लिए 3 ही है, तो इसको याद रखना। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल है यूपी गेट्स इट्स थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में साइन किया है एक एग्रीमेंट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ। इसके अंडर $304 मिलियन बोरो किए जाएंगे, मतलब कि उधार लिए जाएंगे AIIB से। इनमें से किस स्टेट के पावर ट्रांसमिशन को इम्प्रूव करने के लिए? ये ऑफ कोर्स किया जा रहा है कि यहाँ पर लाइट ना जाए, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है ये लोगों को प्रॉपर टाइम से मिलती रहे। तो यहाँ पे देखो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आसाम। आसाम इज द राइट आंसर। ये $304 मिलियन जो है, रफली आप कह सकते हैं कितने हो गए, ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1500 से लेकर 2000 करोड़ के आसपास का जो ये अमाउंट है, ये खर्चा जाएगा आसाम के ओवरऑल पावर सेक्टर पे। और ऐसा नहीं है कि ये अमाउंट बस इधर उधर वैसे ही खर्च देंगे, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, वहां पर ये अमाउंट जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे है आसाम इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट। इसके अंडर क्या होगा कि आसाम इंटर स्टेट, जो आसपास की जो अपनी स्टेट्स है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर पाएगा या फिर इन द फ्यूचर हो सकता है कि बेच भी पाए। अच्छा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर्स है बीजिंग, चाइना में। और बताया जाता है कि इस बैंक में काफ़ी हद तक डोमिनेंस है चाइना की। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि सेंट्रल एक्साइज डे ये सेलिब्रेट किया जाता है भारत में हर साल किस दिन को? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 24 फरवरी। यहाँ पे आप देख पाओगे 24 फरवरी इज द सेंट्रल एक्साइज डे। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किन 2 मिनिस्टर्स ने, यूनियन मिनिस्टर्स ने लॉन्च किया है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन? देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल डिजिटल अर्बन मिशन के अंडर भारत सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स आते हैं, स्मार्ट सिटी से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से कौन से जो 2 मिनिस्टर थे इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। देखो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी और रविशंकर प्रसाद। अच्छा, इनका मंत्रालय क्या क्या है? हरदीप सिंह पुरी के पास है अर्बन, ठीक है, अर्बन मिनिस्ट्री के है ये, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग। और यहाँ पे जो रविशंकर प्रसाद हैं, इनके पास प्राइमरली जो मेन मिनिस्ट्री है इस कंटेक्ट से रिलेटेड, यह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। और यहाँ पे आप देख पाएंगे रविशंकर प्रसाद जी की ट्वीट है कि लॉन्च कर दिया गया है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। इसमें देखो बहुत से काम होंगे। स्मार्ट सिटीज मिशन की वेबसाइट बनेगी, अर्बन डेटा एक्सचेंज किया जाएगा, स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म की भी बात की जा रही है। तो ये एक अपने आप में मिशन है जिसके अंडर बहुत से इनिशिएटिव्स ये अलग से लॉन्च होंगे। इसके बारे में अलग से आपको सुनने को मिलेगा बाद में। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा गुजरात में, इसको इनॉग्रेट किसने किया है? और यहाँ पर देखिए सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री रामनाथ कोविंद जी ने इनॉग्रेट किया है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। नाउ क्या ये दुनिया का ओवरऑल सबसे बड़ा स्टेडियम है? नहीं, ओवरऑल दुनिया का ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कैपेसिटी। एक्चुअली इस टॉपिक पर मेरी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो है ऑन वर्ल्ड अफेयर्स, आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसका नाम किस तरीके से हाल ही में चेंज किया गया है टू नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, वो वीडियो भी देख लेना, उसमें सारे जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने कवर किए हैं। कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है टू सपोर्ट न्यूट्रिशन सपोर्टिव एग्रीकल्चर, कि ऐसी खेतीबाड़ी की जाए कि जहाँ पर जो भी आप उगा रहे हैं वो काफ़ी पोषण से भरपूर हो, काफ़ी न्यूट्रिशियस हो, इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया, ट्राइबल एरियाज में खासकर। आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक ने ये एग्रीमेंट किस राज्य के साथ साइन किया है। ये हैं यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ स्टेट। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है।
छत्तीसगढ़ और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है $100 मिलियन का एक एग्रीमेंट टू डेवलप सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम्स। और ये प्राइमरली जो इनका रूरल एरिया है छत्तीसगढ़ में, जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर ये फोकस करेंगे कि जो भी वो खेती बाड़ी करते हैं, जो भी वो एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ ग्रो करें जिससे उनकी बॉडी को पोषण भी मिले। और ये सब किया जाएगा एक स्पेशल प्रोजेक्ट के अंडर। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट चिराग। अब देखो, इससे भी क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट चिराग किस स्टेट से रिलेटेड है। चिराग की फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। इसके अंडर प्लान ये है कि छत्तीसगढ़ में जो 1000 गांव हैं, इनको ये कवर करेंगे इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स। ह्यूज प्रोग्राम है ये छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा। और अब वर्ल्ड बैंक इसको फंड करेगा। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ये आपको मिलेंगे वॉशिंगटन DC USA में। और छत्तीसगढ़ यहाँ पे आप देख पाएंगे, इंडिया का मैप है, यहाँ पे है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और राजधानी है यहाँ पर रायपुर। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बाय द वे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 11वां एडिशन राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है किस राज्य में? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल है, एक महोत्सव है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का 2015 से इसको ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आइडिया यहाँ पर यह है कि पूरे इंडिया का कल्चर सेलिब्रेट किया जाए, उसको हम प्रमोट करें अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। और हाल ही में इस महोत्सव को इनॉग्रेट किया है वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्विटर पेज है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, इन्होंने मेन अपना जो बैनर है वहाँ पे लगा रखा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 को। और ये भी जान लो कि इस मंत्रालय में मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है एज चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, जस्टिस PV संजय कुमार। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का आर्टिकल है, PV संजय कुमार अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। और इनको अपॉइंट किया किसने है? इनको अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे आप देखोगे इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है श्री जस्टिस PV संजय कुमार को, द जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। और मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर कौन है? मणिपुर की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कौन है? चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है बीरेन सिंह। और मणिपुर मैप पे कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे है नागालैंड, मिजोरम और इसके बीच में यहाँ पे आपको मिलेगा मणिपुर। मणिपुर के नॉर्थ में यहाँ पे आसाम भी है। और यहाँ पे कौन सा देश है? ये यहाँ पर म्यांमार। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने हैंड ओवर किया है इंडिजिनसली मेड इन इंडिया अर्जुन मेन बैटल टैंक MK1A। अब देखो, अर्जुन बैटल टैंक इससे पहले भी हम बना चुके हैं, ये अब इसका एक लेटेस्ट वेरिएंट है, ये है MK1A। इसमें बहुत सारे अपग्रेड्स अभी बताऊंगा उसके बारे में। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो ये नया अर्जुन मेन बैटल टैंक है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने हैंड ओवर किया है टू द इंडियन आर्मी किस शहर में? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, चेन्नई। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है अर्जुन मेल बैटल टैंक। DRDO ने इस पर बहुत काम किया है। पीछे आप देख पाओगे DRDO का लोगो है, ये PM मोदी यहाँ पर। और ये जो पूरी सेरेमनी है यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है। ये है अर्जुन मेन बैटल टैंक MK1A। और आर्मी को टोटल 118 यूनिट्स मिलने वाले हैं ऑफ द मेन बैटल टैंक अर्जुन। और जो इसका पुराना वेरिएंट था उसके कंपैरिजन में इसमें आपको मिलेंगे टोटल 14 मेन अपग्रेड्स। एक और खास बात ये भी है कि इससे पहला जो वेरिएंट था उसमें करीब जो इंडिजिनस कंटेंट था, मतलब कि कंप्लीटली मेड इन इंडिया जो कंटेंट था वो था अराउंड 41%। इस बार ये जो कंटेंट है ये 50% के भी ऊपर है, टोटल 54.3% है यहाँ पर इंडिजिनस कंटेंट। और इसको डेवलप किया है DRDO ने विद द हेल्प ऑफ CVRDE। ये क्या है? ये है कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। अर्जुन मेन बैटल टैंक प्रोजेक्ट DRDO ने शुरू किया था 1972 को, और अब हम देख रहे हैं कि इसका अपग्रेडेड वर्जन रेडी हो चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, इसको याद रखना। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय सरकार ने डिसाइड किया है कि ये यहाँ पे रीसेटल करेंगे सब कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर वैली में किस साल तक? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस।
तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 2022। हमारे होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर हाल ही में ये कहा है कि 2022 तक प्लान ये है सरकार का कि जो भी कश्मीरी पंडित्स हैं इनको वापस ये रीस्टैब्लिश करेंगे कश्मीर वैली में। इस टॉपिक पर बाय द वे मेरी एक वीडियो भी आएगी आज 10:30 बजे, उससे भी आपको काफी आइडिया मिलेगा इस टॉपिक के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कौन सा राज्य बहुत ही जल्द बन जाएगा पहला राज्य देश का जो प्रेजेंट करेगा पेपरलेस बजट। देखो, बजट तो होता है एक सेंटर का, उसके अलावा स्टेट्स अपना भी बजट प्रेजेंट करती हैं अपनी रिस्पेक्टिव असेंबली में। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चाहता है कि बहुत ही जल्द ये बन जाए देश का पहला राज्य जो प्रेजेंट करेगा पेपरलेस बजट। इन्होंने अनाउंस कर दिया है ये करना चाहते हैं ये सब, और इनकी अगर तैयारी सही गई तो 18 तारीख को आप देखोगे 18 फरवरी को यूपी प्रेजेंट करेगा एक पेपरलेस बजट। ये पूरा बजट जो है इसका जो स्पीच है ये पढ़ा जाएगा एक टैबलेट पर। जो बाकी यहाँ पर एमएलए हैं उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से ये पेपरलेस बजट काम करेगा। तो काफ़ी एक न्यू एक्सरसाइज है और अच्छी बात है कि पूरा देश ही अब धीरे धीरे बढ़ रहा है टुवर्ड्स पेपरलेस बजट। और इस कोची रिफाइनरी की खास बात यह है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो ग्राफिक है ये रिलीज किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। यहाँ पे लिखा है कि कोची रिफाइनरी नाउ बिकम्स फर्स्ट रिफाइनरी in the country to produce niche petrochemicals that are currently being imported। कुछ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स थे जो अभी भी हम इंडिया में नहीं बना रहे थे। ये प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं? कच्चे तेल को रिफाइन करके। तो अभी भी जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये हम इंपोर्ट कर रहे थे, मगर अब इस रिफाइनरी के बनने के बाद अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी हम बनाएंगे इंडिया में। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, इसको आप याद रख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू हेड वॉल्वो कार्स इंडिया इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्योति मल्होत्रा। ये भी काफ़ी न्यूज़ में आज के समय। वोल्वो कार्स इंडिया सेड इट हैज़ अपॉइंटेड ज्योति मल्होत्रा एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इफेक्टिव मार्च 1। वॉल्वो वैसे देखो एक स्वीडिश मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनका जो इंडिया का एम्पायर है, जो इंडिया का इनकी कंपनी है, उसका हेड बनाया गया यहाँ पर ज्योति मल्होत्रा को। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मिनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करने वाली है 26 हुनर हाट को इनमें से किस जगह पे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। जी हाँ, 26वां हुनर हाट होगा यहाँ पर न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है ओवरऑल 600 से ऊपर आर्टिसियंस क्राफ्ट्समैन इंक्लूडिंग विमेन आर्टिसियंस फ्रॉम 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ये पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट में। और ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा विद द थीम ऑफ वोकल फॉर लोकल फ्रॉम 20 फरवरी टू 1 मार्च। और मिनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है देश में? मिनिस्टर है यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी। हाल ही में कौन से शहर की मेट्रो ने रिकॉर्ड सेट किया है और ये बनी है देश की पहली मेट्रो जिसने यूज करनी स्टार्ट कर दी है अल्ट्रा वायलेट किरणें सैनिटाइज मतलब कि साफ सफाई करने के लिए ट्रेन कोचेस की। ये करके दिखाया है ऑप्शन डी लखनऊ मेट्रो ने। ये लोग अब क्या करेंगे कि अल्ट्रावायलेट रेस को यूज करेंगे ताकि जो भी इनके कोचेस हैं ये प्रॉपरली क्लीन हो। ये कैसे होगा ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे ऑल इंडिया रेडियो की ट्वीट है लखनऊ मेट्रो बिकम्स फर्स्ट मेट्रो इन द कंट्री टू यूज यूवी रेस। और यहाँ पे आप देखेंगे यूपी रेल कॉर्पोरेशन का लोगो है और मधुर म्यूजिक। और यहाँ पे आप देखेंगे ये अंदर इस तरीके से भी ये लाइट्स ऑफ होगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पे है यूवी लाइट्स। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो भी यहाँ पर गंदगी है, कीटाणु हैं, जो भी इन्फेक्शन है यहाँ पर, ये इससे रिमूव कर पाएंगे। पेंडेमिक के काल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैनिटेशन रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि लखनऊ मेट्रो के बाद बाकी और जो बहुत सारी मेट्रोज है देश भर में ये भी इसी तरीके से यूवी लाइट्स का यूज़ करेगी फॉर सैनिटेशन पर्पस। और ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ये भी न्यूज़ सामने आई थी कि एयर इंडिया ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है रोबोटिक टेक्नोलॉजी को टू डिसइंफेक्ट एयरक्राफ्ट इंटीरियर। इसमें उन्होंने क्या किया, एक रोबोट सा बना दिया, उसकी आर्म्स पर है यूवी लाइट और ये इस तरीके से साफ करता है पूरे एयरप्लेन की सीट्स को। और मैं आपको ये बता दूं कि लखनऊ मेट्रो ने यहाँ पर ये कहा है कि इनको इंस्पिरेशन ये सब करने की मिली है फ्रॉम न्यूयॉर्क मेट्रो एक्सपेरिमेंट। तो न्यूयॉर्क पे इन्होंने ये सब किया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इंडिया में लखनऊ ने सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा सवाल आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी जय शाह। ये आपको पता होगा अमित शाह के बेटे हैं, अमित शाह होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और ACC के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? हेडक्वार्टर्स इसके आपको मिलेंगे कोलंबो श्रीलंका में।
जो भी एशिया में क्रिकेट होता है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है एसीसी का। तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर क्या होता है कि जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट होते हैं उनको बनाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल अगर इंडिया की टर्न आ रही है। मगर पहली बार देखा गया यहां पर कि जो सेक्रेटरी हैं ऑफ बीसीसीआई, इस केस में जय शाह, ये बनेंगे प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसका रीजन क्या है? देखो, कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही है, आपको बताऊंगा सौरव गांगुली की तबीयत आजकल काफी खराब है, लगातार हार्ट अटैक्स आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे जय शाह ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पूरी करेंगे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे बीसीसीआई की ट्वीट है। और मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पर कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। देखो, टोटल कंट्रीज यहाँ पे आपको मिलेंगी 24, उसमें से 5 है फुल आईसीसी मेंबर्स, मतलब कि इनके पास टेस्ट स्टेटस, ओडीआई, टी20 स्टेटस आपको मिलेगा यहाँ पर। ये 5 देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। फिर कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे टेस्ट स्टेटस नहीं है मगर ओडीआई, टी20 स्टेटस है इनके पास। फॉर एग्जांपल ओमान है, यूएई है, नेपाल है, और फिर बाकी आपको बहुत सारे और देश मिलेंगे। चाइना भी बाय द वे एसीसी का मेंबर है, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया। सो ये काफी इंपॉर्टेंट संगठन है, याद रखिएगा इसके बारे में। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि भारत की पहली वर्चुअल एकेडमी ई स्पोर्ट्स के लिए। ई स्पोर्ट्स किससे रिलेटेड है? गेमिंग। ठीक है, तो गेमिंग कैसे करते हैं? जो फेमस गेम्स हैं आजकल, मुझे नाम तो सबके पता नहीं है फेमस गेम्स के, जो आजकल लोग बहुत पॉपुलर जो गेम्स खेलते हैं उनके टूर्नामेंट्स में कैसे ट्रेनिंग करनी होती है, कैसे उसके लिए तैयारी करनी होती है, उसके लिए इंडिया में पहली वर्चुअल एकेडमी कौन सेटअप करने वाला है, ये है प्रश्न। और ये है आपके सामने ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, एसुस। एसुस आपको पता होगा एक ताइवान की कंपनी है, ये इनके मोबाइल फोन भी आते हैं, इनका काफी और प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि इंडिया में बनाएंगे ये पहली वर्चुअल एकेडमी फॉर गेमर्स ई स्पोर्ट्स के लिए, और ये सब किया जाएगा अंडर देयर ब्रांड रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, एसुस टू डेवलप लोकल ई स्पोर्ट्स टैलेंट विद आरओजी एकेडमी इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में पहला राउंड ऑफ द पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021, जी हाँ, पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021 शुरू हो चुका है। पोलियो की जो वैक्सीनेशन है ये बच्चों को देनी हमने स्टार्ट कर दी है। तो आपको ये बताना है कि हाल ही में जो इसका फर्स्ट राउंड है ये किसने लॉन्च किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे ट्वीट है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट कोविंद लॉन्चेस द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021 बाय एडमिनिस्ट्रिंग पोलियो ड्रॉप्स टू चिल्ड्रन एट राष्ट्रपति भवन। इंडिया को पता होगा कि आज के समय एक पोलियो फ्री कंट्री है, और ये सब हम कर पाए हैं क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो हमारे देश की पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, उनको हमने प्रोवाइड करी है वैक्सीनेशन। और पोलियो की वैक्सीन बाय द वे बनाई किसने थी? पोलियो की वैक्सीन को इन्वेंट किया था अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर जोनास साल्क ने। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए टॉपिक बहुत कंट्रोवर्सी में है, बहुत न्यूज में है। एक पर्टिकुलर किताब है यहाँ पे किताब का नाम है बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। आपको सिंपली ये बताना है कि ये किताब जो आजकल बहुत कंट्रोवर्सी में है, बहुत न्यूज में है, इसके ऑथर कौन है, ये किताब किसने लिखी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, हामिद अंसारी। हामिद अंसारी आपको पता होगा, ही इज आवर फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, और इस किताब में इन्होंने अपनी जीवन से रिलेटेड बहुत सारी बातें शेयर करी हैं। और बाकी मैं आपको ये बता दूं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2007 टू 2017, इस सब के अलावा इन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ अकॉम्प्लिश किया है। ये इंडिया के एम्बेसडर थे टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, और ये हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं टू ऑस्ट्रेलिया, और ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं इंडिया के टू द यूनाइटेड नेशंस। बहुत ही ज़्यादा इलस्ट्रियस करियर है, और इनकी जो ये किताब है आजकल कंट्रोवर्सी में है एक इंटरव्यू की वजह से। तो याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, बुक बाय हामिद अंसारी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड, किसने इनॉग्रेट किया है हाल ही में 8वां इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी आपको पता होगा, शी इज द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है 8वां एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर, और ये वर्चुअली किया है। पेंडेमिक चला है तो सब कुछ अभी ऑनलाइन ही हो रहा है सब। और इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो ये फेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं इंडिया का सबसे बड़ा सिल्क फेयर। और इंडिया में आपको पता होगा सिल्क की बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। इंडिया आज के समय सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ सिल्क बिहाइंड चाइना। और इंडिया बताया जाता है कि अकेला देश है दुनिया भर में जहां पर आपको चारों मेजर टाइप की वैरायटी मिलेगी ऑफ सिल्क।
मलबेरी, एरी, तसार और मुगा। और इंडिया के पास आज के समय 11 जीआई टैग्स हैं ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिल्क्स। और यहाँ पे आप देख पाएंगे डीडी का आर्टिकल है, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर इनॉग्रेट्स 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर ऑन वर्चुअल पोर्टल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने इंडिया की सरकारी ये कंपनी है सतलुज जल विद्युत निगम, इसको इन्होंने कहा है कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाइए हमारे देश में। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल ने यहाँ पर इंडिया को दिया है ये कॉन्ट्रैक्ट, और ये बेसिकली इन्होंने हेल्प भी मांगी है इंडिया की कि आप यहाँ पर ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट करिए। जो प्रोजेक्ट का नाम है ये है लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, ये कंस्ट्रक्ट करेगा इंडिया। और इसके अलावा इंडिया अरुण रिवर पर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। अरुण रिवर बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, ये आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे है नेपाल। और नेपाल का जो ईस्टर्न एरिया है ना, यहाँ पे आप अगर देखो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, जो यहाँ पे है, यहाँ पे बहती है अरुण रिवर। यहाँ पे आप देखोगे नेपाल का डिटेल्ड मैप है ऑफ द रिवर्स, और यहाँ पे है अरुण रिवर। ये तिब्बत से बह के आती है यहाँ पर नेपाल में, फिर ये यहाँ पे बह जाती है इन इंडिया। तो इस रिवर पर नेपाल चाहता है कि इंडिया बनाए बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। इससे नेपाल जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, और ये बिजली फिर ये बेचेंगे वापस इंडिया को। तो ये नेपाल का एक तरीके से एक्सपोर्ट होगा इन द लॉन्ग रन। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि द फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट, क्रिकेट का जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी, ये इस बार नहीं होगा बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। तो पहली बार है सिंस 1934-35 के रणजी ट्रॉफी ऑल टुगेदर नहीं होगा। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि ये टूर्नामेंट जो आजकल फिर से न्यूज़ में आ गया है बिकॉज ऑफ दिस कैंसलेशन, इस टूर्नामेंट में टोटल कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, रणजी ट्रॉफी में कितनी टीम्स खेलती हैं, ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, 38। जी हाँ, 38 टीम्स खेलती है रणजी ट्रॉफी में। ये है डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप, और इसको कंडक्ट कौन करता है? इसको कंडक्ट करता है BCCI। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल भी है, नो रणजी ट्रॉफी 2020-21। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं मिशन भागीरथ, ये आजकल काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है किस राज्य का? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना सरकार ने आज से कई साल पहले शुरू किया था मिशन भागीरथ। इसके अंडर ये प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। अब क्या है कि तेलंगाना बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है तेलंगाना, राजधानी है इसकी हैदराबाद। तो तेलंगाना में हर जगह साफ पीने का पानी पहुंचे, उसके लिए अब इन्होंने क्या किया है कि मिशन भागीरथ के नाम से प्रॉपर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल भी लॉन्च कर दिया है। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है जहां पर सरकार खुद अपना पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सेल करेगी। तो याद रखिएगा, मिशन भागीरथ रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि 1 फरवरी 2021 को, मतलब कि आज, फेस्टिवल आदि महोत्सव दिल्ली हाट में शुरू किया जाएगा। ये इनॉग्रेट करेंगे कौन? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, और सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, श्री वेंकैया नायडू जी आज इनॉग्रेट करेंगे आदि महोत्सव दिल्ली हाट में इन न्यू दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रिलेटेड है टू ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। जो भी हमारे देश में ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका कल्चर, उनका क्राफ्ट, उनकी क्यूजीन, कैसे वो ट्रेड करते हैं, उनके कॉमर्स का तरीका, ये सब शोकेस किया जाएगा यहाँ पे आदि महोत्सव में। ये सबसे पहले बाय द वे शुरू हुआ था 2017 में, और आज के समय भारत सरकार इसको काफी प्रमोट भी करती है। तो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आदि महोत्सव चलेगा 15 फरवरी तक। के हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्ड करेंगे एक कोविड वॉरियर मेमोरियल। वॉरियर मेमोरियल मतलब कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर में जो लोग काम कर रहे थे, नर्सेज, डॉक्टर्स, जो लोग सिक्योरिटी में काम कर रहे थे, जो लोग पब्लिक सर्विस कर रहे थे, इन लोगों ने जो जान गंवाई है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक अपना कर्तव्य करते हुए, इनकी याद में बनाया जाएगा ये कोविड वॉरियर मेमोरियल। तो ये किया जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा की सरकार द्वारा। यहाँ पे आप देखेंगे इस पर आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का, ओडिशा टू बिल्ड मेमोरियल टू ऑनर फॉलन कोविड वॉरियर्स। और ये ओडिशा में भी कहाँ पे बनेगा? ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पर ये बनेगा। भुवनेश्वर में भी एक एरिया है बिजू पटनायक पार्क, तो वहाँ पर ये कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाया जाएगा। और ओडिशा की अगर हम आबादी की बात करें, आबादी क्या है ओडिशा की? ओडिशा की आबादी है 4,37,00,000 के आसपास, और इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया ये भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। गवर्नर है यहाँ पर गणेशी लाल।
चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर नवीन पटनायक। और यहाँ पे आप देख पाएंगे मैप में, ये यहाँ पे है ओडिशा। ओडिशा आजकल न्यूज़ में भी है क्योंकि हाल ही में उन्होंने डिसाइड किया है कि आंध्र प्रदेश के साथ जो इनका बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है, कुछ गांव है उसको लेकर डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए ये अप्रोच करेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट को। तो काफ़ी हद तक न्यूज़ में है ये स्टेट, इसके बारे में याद रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड पल्सेस डे, ये आपको बताना है कि सेलिब्रेट किया जाता है हर साल किस तारीख को। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी 10 फरवरी। जी हाँ, कल बीत चुका है वर्ल्ड पल्सेस डे। और पल्सेस को हम हिंदी में कहते हैं, पल्सेस को हिंदी में हम कहते हैं दाल। और इस बार बाय द वे इस डे का एक थीम भी है, थीम है न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। और देखो यहाँ पर यूएन और वेरियस अदर जो बॉडीज है दुनिया भर की, उन्होंने ये कहा है कि पल्सेस एक ह्यूमन डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर प्रोटीन चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए, तो पल्सेस आपको खानी चाहिए। और पल्सेस डे का कॉन्सेप्ट बहुत न्यू है। 2019 में हमने पहली बार सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड पल्सेस डे, तो अब 2021 में हम तीसरी बार इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ओवरऑल। और इसको प्रमोट करता है FAO। FAO ऑब्वियसली आता है यूएन के अंडर, और FAO की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे रोम। रोम कहाँ पे है? रोम राजधानी है इटली की। और वर्ल्ड पल्सेस डे एक्चुअली यूएन के एक लार्जर प्रोग्राम का पार्ट है। यूएन का प्रोग्राम है 2030 तक जीरो हंगर, के दुनिया भर से ये भूख को मिटा देंगे। तो उसमें ये मानते हैं कि अगर भूख को मिटाना है तो अफ्रीका में, इवन यहाँ पे कह रहे हैं लैटिन अमेरिका में, वहाँ पर दालों की कंजम्पशन, पल्सेस की कंजम्पशन इनको बढ़ानी होगी अगर ये चाहते हैं कि वहाँ पर न्यूट्रिशियस खाना लोगों को 3 टाइम मिले। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे आप देख पाओगे FAO की वेबसाइट का कटआउट है और यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी 2021। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु बनाएगा स्टेट का कौन सा टाइगर रिजर्व, 2nd, 3rd, 4th या फिर 5th। तो यहाँ पर देखो सही उत्तर है 5वां। डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, तमिलनाडु अपने स्टेट का 5वां टाइगर रिजर्व बनाने वाला है। ये देखो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ओवरऑल आप देखें तो पूरे देश में टाइगर्स की पॉपुलेशन बड़ी है। तमिलनाडु में भी आप अगर देखोगे तो टाइगर की पॉपुलेशन बड़ी है, तो इसलिए अब ये 5वां टाइगर रिजर्व बनाएंगे अपनी स्टेट में। और ओवरऑल अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री का कौन सा टाइगर रिजर्व होगा ये, तो पूरे देश का ये होगा 51st टाइगर रिजर्व। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तमिलनाडु में पहला टाइगर रिजर्व कब बना था? ये बना था 1988 से लेकर 1989 के बीच में। इसका नाम था कलाकड टाइगर रिजर्व। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भारतीय नौसेना आज के समय कंडक्ट कर रही है एक कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास आप कह सकते हैं। नाम है इसका ट्रोपेक्स 21। ये युद्ध अभ्यास किस साल सबसे पहले शुरू हुआ था? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शन, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 2005 में। जी हाँ, ट्रोपेक्स 21 आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। इंडियन नेवी बहुत सारी इसकी इमेजेस शेयर कर रही है, वीडियो शेयर कर रही है। तो ये स्टार्ट हुआ था 2005 में। और इवन दो ये एक्सरसाइज काफ़ी हद तक नौसेना की है, इस बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेशनल यूनिट हैं आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के, ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मगर ओवरऑल आप अगर देखोगे तो इसको बुलाया जाता है इंडियन नेवी की कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 21। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कुछ इमेजेस हैं जो शेयर करी हैं स्पोक्समैन ऑफ इंडियन नेवी ने ऑफ ट्रोपेक्स 21। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इस तरीके से जो ये युद्ध अभ्यास है ये कंडक्ट किया जा रहा है इन दी इंडियन ओशन रीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है डिसमेंटलिंग पर ऑफ INS विराट। देखो इसका मतलब क्या है? INS विराट है एक एयरक्राफ्ट कैरियर, आज के समय हो रही है इसकी डिसमेंटलिंग, तोड़ाफोड़ी चल रही है, इसको बिल्कुल आप कह सकते हैं कबाड़ के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रुक जाओ, अभी के लिए जो इसकी तोड़ाफोड़ी चल रही है ये रोक दो। आपको ये बताना है कि INS विराट जो आजकल न्यूज में है, भारतीय नौसेना ने कब इसको डीकमीशन किया था, कार्य मुक्त इसको किस साल किया गया था? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शन। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी 2017। जी हाँ, 2017 को इसको डीकमीशन कर दिया गया था। उसके बाद इसका ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में इसको श्री राम शिप ब्रेकर ने परचेज कर लिया। ये ऑब्वियसली इसको तोड़ फोड़ के जो इसका स्क्रैप है ये बेचेंगे या जो भी करेंगे इनकी मर्जी है। अब इस बीच क्या हुआ कि एनवी टेक मरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने ये कहा
कि प्लीज अभी के लिए जो ये तोड़ाफोड़ी चल रही है एयरक्राफ्ट कैरियर की, इसको रोक दो। हम चाहते हैं कि आईएनएस विराट को एक हम म्यूजियम बनाएं, क्योंकि इसने बहुत सेवा करी है भारतीय नौसेना की। अब खराब लग रहा है कि इसको इस तरीके से हम स्क्रैप के रूप में बेच रहे हैं, तो इसका म्यूजियम बनाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि ये बिक भी चुकी है, तो अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कहता है देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फॉर द टाइम बिंग सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो इसकी तोड़ाफोड़ी चल रही है इस पर लगा दिया है स्टे। और मैं आपको ये बता दूं कि आईएनएस विराट को इंडक्ट किया गया था भारतीय नौसेना में 1987 में, और इसकी डीकमीशनिंग हुई थी 2017 में। काफ़ी हद तक ये न्यूज़ में है, तो इसको याद रखिएगा। और यह है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।